Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ पर भी मेरी आवाज़ गुड मॉर्निंग विद सभी की आवाज़ सुनी जा रही है, वीनस HDTV चैनल देखा जा रहा है, उन सबको प्यार भरा दुआओं भरा सलाम। दिल की गहराइयों से मैं दिल से ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। बाखुदा उन सब के लिए दुआ जो घर से जो लड़के लड़कियाँ बच्चे बच्चियाँ, कोई स्कूल जा रहा है, कोई जॉब करने जा रहा है, अल्लाह पाक हमेशा आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और माँ बाप की दुआओं की छत्र छाया में रखे, उसकी सरपरस्ती में रखे, उनके शेल्टर में रखे। खुशकिस्मत हैं वो जिनके साथ माँ बाप की दुआएं हैं। बेशक हमें नज़र नहीं आता, अगर जिनकी पेरेंट्स अभी दुनिया में नहीं है, जो इस वक्त नहीं है, वो ये ना समझे कि वो दुनिया में उनके साथ छोड़ के चले गए। आप जब भी दिल की गहराइयों से उनको याद करोगे तो आपके ख्वाब में भी आएंगे और आपको लगेगा कि वो आपके इर्द गिर्द करीब करीब है। मैं ऐसे ही आज रास्ते में मैं 2 मिनट आज आपसे लूँगी, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह यूथ का एक सेगमेंट है, बड़ा स्पेशल सेगमेंट है। मैं रास्ते में आ रही थी और मेरी आंखों से आंसू जा रही थे और मुझे अपनी मम्मी बहुत याद आ रही थी। तो मैंने कहा यार बस कभी कभी कुछ सॉन्ग्स के शेर बड़े दिमाग को क्लिक करते हैं। अब वो सोच रहे होंगे यार अम्मी याद आ रही है, गाने भी याद आ रहे, नहीं वो शेर ऐसे होते हैं। तो कहती हूँ कि ना यार पता नहीं एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। तो अम्मी बहुत याद आती है। तो मैं इसलिए कहती हूँ अल्लाह पाक आपको अपने माँ बाप की दुआ में रखे। नजर नहीं आता लेकिन होते हमारे साथ हैं। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पर है यूथ। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, सॉरी मैं बहुत करीब होती हूँ तो मैं नहीं चाहती मेरी आंखों की नमी आपको नज़र आने लगे। और बात करूँगी उन यूथ एक्टिविस्ट लोगों की जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान का एक वकार बुलंद करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका पॉजिटिव काम है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने डिफरेंट तरीके से काम कर रही हैं और अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट पर पूरा लोड हम नहीं डाल सकते, पॉसिबल नहीं है। हम लोग शायद इतने अभी पाकिस्तान इतना स्टेबल नहीं है कि वो सारे लोगों की जो है वो सब उनका सहारा बन सके। मैं ये कहूँगी डिफरेंट कंट्री में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके लोग चाहे वो बूढ़े हों बच्चे हों, वो टैक्स पे करते हैं, लेकिन उस टैक्स का रिजल्ट उनको यूँ मिलता है, उनको रोड बहुत अच्छे मिलते हैं, उनको हेल्थ मेडिसिन्स बहुत अच्छी मिलती हैं और उनकी बहुत सारी केयरिंग है। उनको पार्क है, सेवरेज है, पानी, क्योंकि वहाँ सर्दी गर्मी डिफरेंट आपने देखा होगा कंट्रीज़ में तमाम सीजन्स चलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि डिज़ास्टर भी आए तो गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में खड़ी हो जाती हैं, ऐसे है ना। तो मैं बात करूँगी, आज हमारे दरम्यान मौजूद है सोसाइटी फॉर कराची यूथ, इससे मोहम्मद ताहिर खान साहब, और ये है मैं ये कहूँगी इनका पूरा यूँ एक सोशल सोसाइटी फॉर कराची यूथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से मोहम्मद ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। और सर सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो गुड मॉर्निंग विद सभी। थैंक यू। और माशाल्लाह जो लोग यूथ को प्रमोट करते हैं या एक यूथ की रिप्रेजेंटिंग करते हैं, मैं वैसे उनसे बहुत खुश होती हूँ। और आप लोग वो खून हैं पाकिस्तान का, वो वकार हैं और वो बुलंद सोच के मालिक हैं जो कुछ पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव करें। यस, अब आप बात कीजिए कि क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आज आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे खुशी हुई कि कोई चैनल या कोई लोग इस तरह के हैं जो यूथ के ऊपर भी काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं और इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। बेसिकली सोसाइटी फॉर कराची यूथ की जहाँ तक बात है, ये एक
यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन तो लाजमी है, लेकिन इसमें जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट वर्किंग है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम ट्रेनिंग्स के ऊपर बेस करते हैं। लाइक हमारे पास अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे कराची के हालात हैं, जिस तरह के वाक़यात हैं, आए दिन फायर इंसिडेंट्स होते हैं, मार्केट्स के अंदर इंसिडेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंसिडेंट होते हैं, तो हम उनके ऊपर फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग्स देते हैं। हम रेस्क्यू से रिलेटेड ट्रेनिंग्स देते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा इवेंट्स होते हैं जो बेस, क्योंकि हम लोग फायर को इसलिए बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं ट्रेनिंग को फायर की। उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे कराची शहर के अंदर फायर डिपार्टमेंट जहाँ इतनी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसमें हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि ये बेसिकली ऐसी एक चीज़ है कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग जो है वो एक जज्बा रखते हैं मदद का, खिदमत का, तो जब तक हमें उसकी सही नॉलेज नहीं होगी खिदमत की, या जिस काम पे भी हम हैं उसकी हमें नॉलेज नहीं होगी, तो उसमें हम सही काम कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये डिपार्टमेंट बनाया और उस पर हम फिर बाकायदा हमने इस पर ट्रेनिंग का आगाज़ किया, और कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पे जो यूथ हैं उन यूथ के साथ हमने काम करना शुरू किया। उसमें बेसिक जो हमारा मोटिव था वो यही था कि हम यूथ को जो है अपने साथ लेके चले, क्योंकि ये यूथ बेसिकली वो लोग हैं जो आगे जाकर अपने कैरियर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अहमियत देते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग हो, उसके अंदर और भी बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारे फ्लड के रिलीफ के काम हैं। कराची के अंदर जैसे अभी फ्लड आया उसके अंदर रिलीफ के काम है, तो इसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और इसमें भी हम यूथ के साथ मिलकर बहुत सारे काम। माशाल्लाह ताहिर साहब की मैं डिटेल में बात सुन रही थी, और गुड मॉर्निंग विद सभी सब उन्हीं लोगों के लिए है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्किल्स रखते हैं और जो आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, और स्पेशली यूथ के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो पॉजिटिव काम करें, ताकि उनको देख के और लोग भी उनको ज्वाइन करना चाहें तो देन ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, वॉलंटियर्स भी काम कर रहे होते हैं और वो ज्वाइन करना चाहें। क्योंकि अच्छा, एक और चीज़ है ताहिर साहब, मुझे एक क्लिक करता है, क्योंकि फायर मैं ये कहूँगी कि अगर ये जो ट्रेनिंग आपने स्टार्ट किया है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आपने देखा होगा डे बाय डे हमारे गैस ना होने की वजह से भी घर में भी बड़े साने होते हैं, बिल्डिंग्स में बड़े साने होते हैं, और हमें फर्स्ट एड के तौर पे समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी ये ट्रेनिंग आपने बहुत अच्छा किया है, ये लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, अच्छी बात है, दैट्स गुड। थैंक यू। बेसिकली हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा था, क्योंकि सोसाइटी फॉर कराची यूथ कराची की आवाज़ है, कराची को प्रेजेंट करते हैं, और कराची के अंदर एक बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो आपने देखा है, जो फ्लैट्स में रहते हैं, जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, और हमारे बिल्डिंग्स के अंदर क्योंकि एग्जिट्स मौजूद नहीं है, एमरजेंसी एग्जिट्स मौजूद नहीं है। उसी तरीके से अगर आप देखा जाए तो हमारे पास डेडिकेटेड वाटर टैंक्स नहीं है फायर के ऊपर। वैसे ही कराची के अंदर पानी का इतना मसला है कि फायर टैंक तो जब ये नहीं है तो हम उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है, उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। तो हम बात करते हैं उस चीज़ के ऊपर, हम लोगों को बताते हैं कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्योंकि मेजर कॉजेज जो हैं फायर के हमारे शहर के अंदर वो शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट के ऊपर होते हैं। अच्छा। तो उसके लिए हम लोगों को गाइड करते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट बेसिकली किस वजह से होते हैं, ओवरलोडिंग किस वजह से होती है, क्योंकि हम उसी के अंदर कहीं ना कहीं इस पूरी गफलत के पीछे एक इंसानी गफलत जरूर होती है, इस पूरे हादसे के पीछे एक इंसानी गफलत होती है, एक इंसानी जान का नुकसान होता है ना। अच्छा, बिल्कुल ताहिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भी रिसेंटली जो बारिशें हो रही थी और इशारा फैसल से गुजरी, और वो PMT के करीब ही 2 पोल लगे हुए थे, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा था, स्पार्क निकल रहा था। अब अल्लाह न करे कोई बच्चा बाइक पर वहां से गुजर रहा, उसको पता ही न चले, उसकी वायर टूट सकती है। और बारिश से वैसे ज़मीन भी गीली, और यकीन करें हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, मुझे इतना डर लग रहा था। और मैं ये दुआ करी थी अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ो मन में रखें। और फिर हमने ज़ाहिर बात जो एक इंसानियत के नाते कॉल भी की, और हमने बताया, मेंशन किया कॉल करके कि भाई हम तो यहाँ से गुजर रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है सिस्टम जो है वायर वगैरह टूटी हुई है, आप ज़रा सा इनको देख लें। फिर उन्होंने 2-4 लोगों को मैंने देखा वहाँ जमा हो गए। तो ये चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं। बारिशों में अक्सर पानी रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा इतना ठहर जाता है, और उसमें कहीं वायर गिर जाए, और ऐसा हुआ है, बहुत सारे हादसे हुए हैं ताहिर, इतने ज़्यादा हुए हैं। और अक्सर मेरे ख्याल में हर साल
8 से 10 सिर्फ कराची से जाने जवान लड़कों की जो है ना बॉडी हर साल होती है, और किससे? इलेक्ट्रिसिटी से होती है। जी, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इसी के ऊपर आपकी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा। बेसिकली हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे अमूमन हमारे यहाँ कोई भी हादसात होते हैं, जी जी, चाहे वो बिल्डिंग के गिरने के हादसात हो जाएं, चाहे वो जैसे आपने बारिश का जिक्र किया, फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग जिसको हम कहते हैं, शायर फैसल की जैसे आपने बात की, तो बेसिकली हमारे पास जो एमरजेंसी रिस्पांस टीम की जो हम बात करते हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा अमूमन हमारे यहाँ कभी भी कहीं हादसा होता है तो हमारे पास सबसे पहले लोगों का एक जम्मे गफीर जमा हो जाता है। अगर बिल्डिंग के गिरने की बात करें तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, उस बिल्डिंग पे पहुंच जाते हैं और ना सिर्फ वहां पे मदद के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन मदद बजाय नुकसान की तरफ जाती है कि उसी मलबे के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग हो और प्रॉपर आपके पास नॉलेज हो तो आप बेसिकली एरिया को कॉर्डन ऑफ करेंगे, आप उसके अंदर बाकायदा अगर कोई बाउंड्री बनाए कि इसमें कोई जाए ना, ताकि कोई अंदर ना जाए, अगर कोई चीज और मस्जिद गिरने वाली है वो गिरे ना, मस्जिद जानी नुकसान ना हो। और इसके अंदर बेसिकली ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हम लोगों को बता सकें कि डिजास्टर्स के अंदर वो काम करना कैसे है, चाहे वो फ्लडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो फायर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पास ये बिल्डिंग के गिरने के हादसात हो, तो इवन रोड एक्सीडेंट्स हो, कोई किसी भी तरह का हादसा हो, तो हमारा मकसद लोगों को जो गाइड करना है वो सेफ्टी के अंदर यही गाइड करना है कि आप मदद किसकी कैसे कर सकते हैं। मैं समझ रही हूँ, ठीक है, ये तो आपकी बहुत प्यारा जो इकदाम है कि आप कह रहे हो कि लेट्स सी कि भाई कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए तो दो और लोग जमा हो जाते, देखम देखी खुदा ना खास्ता वो बिल्डिंग का कोई और पोर्शन है जो गिर जाए और किसी और को नुकसान हो। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ से बालातर है, आप खुद सोचे ना, इतनी छोटी छोटी स्ट्रीट्स है और मैं हैरान हूँ 60 गज के ऊपर उस बंदे ने 8 मंजिला बनाई हुई और फिर ऊपर वाली छत भी सेल की हुई है कि वो भी बिक जाए, तो उस पर भी उस बंदे ने घर बनाया हुआ है। और अब सोचें कि एक कैपेबल इसमें कैपेसिटी है ना, एक गिलास के अंदर मैं इसको ऊपर भरूंगी तो नीचे गिरेगा ना, ओवरलोड हो जाएगा। तो मैं खुद, मुझे नहीं मालूम, अब ये एक दुम पकड़ती हूँ, एक धार पकड़ती हूँ तो दूसरा निकल आता है, मैं किसको ब्लेम करूँ। बड़ा अफसोस होता है कि एक छोटी सी गली है, 40 या 60 गज की जमीन है, उस पर आर्ट कैसे बन जाता है, कौन अलाउ करता है यार। देखें, बिल्कुल ये तो खैर हमारे बिल्कुल हमारे शहर का बिल्कुल, अगर आप शहर के एक कराची शहर की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली अगर देखें जो इसके प्लान की अगर बात करें तो बाकायदा इनके प्लान्स के अंदर फायर एग्जिट्स मौजूद हैं, इमरजेंसी स्टेयर्स मौजूद हैं, बाकायदा रूट्स मौजूद हैं, हर चीज़ प्लान्स के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हमारे इदारे इसको बहुत सीरियस लेके, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, अगर कोई अभी रिसेंटली एक कराची के अंदर एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद तमाम डिपार्टमेंट जो है वो उठे और उन्होंने फिर एक्शंस लेना शुरू किया। तो अगर यही डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से, जब बिल्डिंग एक खड़ी हो रही है, प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो उसी वक्त अगर ये सारी प्लानिंग्स हो तो ये इस हादसा से बच सकते हैं। इसके साथ साथ अब जब जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, बाकायदा उनमें यूनियंस मौजूद है जो बिल्डिंग के बाकी के काम और मामलात को देखते हैं, तो हम आपके चैनल के तवज्जुह से भी और वैसे भी हम लोगों को कहते हैं कि ये यूनियंस बाकायदा अपने जो भी बिल्डिंग के नौजवान हैं उनके ऊपर एक टीम को ट्रेन करें, एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक बनाए जो उस बिल्डिंग के अंदर किसी भी तरह के हादसे में, चाहे वो फायर का हादसा हो, चाहे वो जलजले से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हो, वैक्यूएट करना है बिल्डिंग के अंदर, जब उनको मालूम ही नहीं है वैक्यूएट कैसे करना है या किसी भी हादसे के लिए तैयार कैसे होना, तो वो इसी तरीके से जैसे एक भगदड़ मचने का कैफियत होती है। तो अब इतना नुकसान हादसे से नहीं होता जितना नुकसान भगदड़ के मचने से होती है। तो लिहाजा भगदड़ जो है वो इसी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारे पास क्योंकि नॉलेज नहीं होती उसके ऊपर, इसी वजह से हम जो है वो अफरा तफरी की कैफियत का शिकार होते हैं। तो हमारा जो बेसिक मकसद यही है नौजवान के साथ। अच्छा, हम सबसे ज़्यादा जो स्पेशल हम जो ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं वो हम कॉलेज और स्कूल्स कॉलेज में इसी वजह से जाते हैं कि जो अभी के नौजवान हैं, अगर आप इंटरनेशनल कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर आप बाकायदा उनके स्कूल्स के अंदर ये एक हिस्सा है ट्रेनिंग्स का, उनको सिखाया जाता है। तो हम स्कूल्स और कॉलेज को इसी वजह से टारगेटेड करते हैं और वहाँ पे जाके हम स्पेशल ये बच्चों के साथ मिलते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम वहाँ पर जो है एक बेहतरीन तरीके से उनको सिखा सकें कि वो आने वाले वक्तों में अगर उनके पास या उनके रास्ते में या उनके स्कूल्स में या उनके घर में कहीं पे भी कोई हादसा हो तो उनको मालूम हो कि इस हादसे से मुझे कैसे बचना है, और अपने आप के साथ साथ अपने अहलो अयाल को, अपने दोस्त यार को, अपने लोगों को जिनकी मैं खिदमत
जज्बा है, एक मेरे अंदर मौजूद है मदद का, मैं कैसे मदद कर सकूं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, खज़र बहुत डिटेल में बता रहे थे, मैं अभी कहते हैं मैं कहाँ से बात शुरू करूं और कहाँ पर ख़त्म करूं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हज़ारों ये शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आती। और यानी कि हम अगर देखा जाए पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सॉरी टू से, हाथ जोड़ के माजरत खज़र ताहिर साहब के यूं कहें कि पानी नहीं है तो पानी के टैंक जो हैं वो टैंकर जो है वो आप देख लें आराम से बिक रहे। अब गैस नहीं है तो टेंशन क्या है, सिलेंडर बिक रहे हैं गैस की वजह से। अच्छा जी, फिर आगे चले, इलेक्ट्रिसिटी नहीं और कोई मसला नहीं है, जनरेटर बिक रहे हैं, कोई मसला नहीं। अब बात ये सीवरेज प्रॉब्लम है, अब ये जितने है ना, अरे गंदगी बहुत हो गई, गटर के पानी बाहर आ रहे हैं, अभी नाले साफ होंगे, ये सारे एक सिस्टम बनेंगे ना, अरे दोबारा खुदाई होगी तो रोड बनेंगे, फिर एक मसला। तो ये मसले वो हैं जो सब भुगत रही है, कौन, प्यारी सी मासूम सी आवाम। और अब एक और डिजास्टर, और वो है हमें फायर सेफ्टी। अब जाहिर सी बात है सिलेंडर फटेगा या कोई, अब ये एक और बात, प्रोजेक्ट बन रहे, अरे भाई आप हमको अप्रूवल थोड़ी करेंगे, एक मैप बनता है, नक्शा बनता है, 60 गज जमीन पर आप 6 मंजिला अप्रूवल कर रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आती, आम आवाम फिर उसमें पिस रही है। तो आप कहेंगे भाई आप ले क्यों रहे हैं, तो भाई बात ये है कि गरीब आवाम है, वो जाए तो कहाँ जाए, मैं केड़े पैसे जावा ते मंजी कितने डावा, वो हिसाब हो गया हमारी आवाम का कि वो बेचारी परेशान हो गई है। अब यहाँ पर है कि अमीर से लोग अमीर तर होते चले जा रहे हैं और गरीब की कोई जगह नहीं है, सफ़ेद पोश अपना मुंह छुपा रहे हैं। मेरे पास फिर वही बात है कि मुझे भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, खुदा के लिए लड़की ज़रा हल्का हाथ रखो, ये ना हो कि कोई और प्रॉब्लम हो जाए। तो मुझे यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, ये यहाँ से निकल रही है बात, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कौन सी धार पकड़ूँ और किससे कहूँ, मेरी सुनवाई कहाँ है। अगर मैं अपने पाकिस्तान से और हमारी हुक्मरान से मैं बात ना करूं तो मैं किससे करूं। मैं एक शहरी हूं, मैं भी अपनी आवाम के साथ खड़ी हूं, मैं सच कह रही हूं, मैं आपके साथ खड़ी हूं। अगर मेरी बात में कहीं पर भी आपको लगता है सभी यहाँ पर आप गलत कह रही हैं, तो मैं कहूँगी ताहिर साहब आप इसके अंदर कोई ना कोई बात मेरी अगर कहीं गलत लग रही है आप ज़रूर करेक्ट करें। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल ये जिस तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट के, जिस तरह की आपने बात की, बिल्डिंग के प्लान्स की बात की, आपने बिल्डिंग के मैप्स और वैक्यूएशन मैप्स की बात की, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल ये प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए और बाकायदा ये प्लानिंग का हिस्सा होता भी है और इसके ऊपर बिल्डिंग स्ट्रक्चर इसी बेस पे काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स हैं हमने देखी हैं कि जिन बाकायदा ये प्लान फॉलो होता है। लेकिन अब जिन बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उनमें प्लान फॉलो नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर हमें चाहिए कि फौरी तौर पर हमें बाकायदा वहाँ पर एक टीम डेवलप करें और उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग्स हो ताकि वो उसको अपनी बिल्डिंग को चला सकें। अब जैसे आपने बात सिलेंडर्स की बिल्कुल आगे सर्दियों का अब मौसम शुरू हो चुका हुआ है, गैस लोड शेडिंग आपके सामने मौजूद है, शाम के औकात में, रात के औकात में लोगों के घरों में अब इस वक्त गैस सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं और उनसे खाना पकाया जा रहा है या रोज़मर्रा के मामलात किए जा रहे हैं। तो वो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे घरों की ख़वातीन को वो सिलेंडर के इस्तेमाल की उस हिसाब से चीज़ को मालूम नहीं है कि सिलेंडर को किस हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो ये भी इसकी भी टेक्निक है कि कैसे सिलेंडर को यूज करना है, ये गैस के सिलेंडर को कैसे यूज करना है। अगर अल्लाह ना करे ये पाइप में आग लग जाए या इसके गैस के जो पाइप लीक कर जाए उसमें आग आ जाए, तो आप इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही जगह से अगर उसमें गैस में से फ्लेम आ जाए, आग लग जाए, तो आप कैसे वो सिलेंडर को कवर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बाकायदा जब हम बाकायदा कम्युनिटीज में जाके ट्रेनिंग देते हैं कि हम उनको बताते हैं कि आपके पास एक भारी कंबल या टॉवल ऐसा गीला, बिल्कुल गीला होना चाहिए जो आप फौरन उसके ऊपर डाल दें और फौरन उसको जब डालने का, क्योंकि आग को जब भी उसकी एयर को बंद करेंगे तो आग फौरन बंद होती है, तो उसी दौरान आप उसको गैस को लॉक कर सकते हैं। अगर ये चीज हम लोगों को बताएंगे नहीं या लोगों को मालूम नहीं होगा तो फिर वही बात होती है कि इतना नुकसान हादसे से नहीं होता जितना उस हादसे के बाद की भगदड़ से होता है। तो बिल्कुल अभी जैसे आगे अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और अभी हीटर्स के इस्तेमाल शुरू हो जाएंगे रात के अंदर, तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि जो लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल करें, अपने बच्चों की सेफ्टी का ख्याल करें कि नाकिस मटेरियल के हीटर ना यूज करें, नाकिस पाइप ना इस्तेमाल करें, बाकायदा उन पाइप्स को लॉक करें क्लिप्स लगा के, ताकि गैस उसमें से लीक ना करे। और सोने से पहले काइंडली सोने से पहले जो है वो हीटर को और गैस को बंद करके सोएं,
क्योंकि अमूमन हादसात बहुत ही खामोशी से भी ऐसे होते हैं कि लोगों के घरों में हीटर जल रहे होते हैं और वो हीटर गैस किसी वजह से ऑफ हो जाते हैं और लोग सोए होते हैं और उन गैस की स्मेल की वजह से और वो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मरी में एक वाकया हुआ था, गाड़ी के अंदर उन्होंने ऑन करके वो आराम से सो गए और उसकी गैस भी डेंजरस होती है, हर जगह से जब बंद हो जाए तो डेंजरस है। हम इसके बारे में ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि बहुत जल्द हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके भी बता देंगे, ठीक है। अच्छा जी, हम बात करेंगे यहाँ पर ऑफ कोर्स मेरे गेस्ट हैं और मैं चाहूँगी आज हम जो स्पेशली गुफ्तगू करें वो हम उनकी बात करें, जो फायर सेफ्टी की बात करें या सिविक सेंस की भी बात करें, तो माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को अवेयर कर रही हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं सोसाइटी फॉर कराची यूथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट खिज़र खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम गुफ्तगू जैसे आप मैं ये कहूँगी कि मैं भी ताहिर से काफ़ी देर जो गुफ्तगू रही और वो बता रहे थे कि किस तरीके से अगर अल्लाह न करे घर में कोई ऐसा सान्या हो जाए तो हम कैसे उसको फर्स्ट एड के तौर पे जो है वो अपनी अवेयरनेस में इजाफा कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली आज माशरे के अंदर तमाशाई बनना बड़ा आसान है, लेकिन ये कि किसी के काम आ जाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, समझने वाली बात ये कि हम किसी के काम तब आएंगे कि जब हम वो सलाहियत रखेंगे या चाह रखेंगे। हम पाकिस्तान के सिनेरियोज़ की बात करते हैं और जब हम यूथ प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यकीनन वो तालिब इल्म जो मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि HEC का क्राइटेरिया हायर एजुकेशन कमीशन का कि जब भी एक तालिब इल्म यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा होगा उसकी डिग्री की जो एग्रीगेशन होती है वो सूरत पे होती है कि उनको वहाँ पर ये सिविक सेंसेस के कोर्सेज करवाए जाते हैं जिसके अंदर फायर सेफ्टी सबसे टॉप पर है। उसके बाद हम निकलते हैं इंडस्ट्रीज़ की तरफ आते हैं, कॉर्पोरेट की तरफ आते हैं, तो सिविल डिफेंस का जो इदारा इस वक्त शहर के अंदर मौजूद है, मुल्क भर के अंदर मौजूद है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, मार्केट एरियाज़ के अंदर ये ट्रेनिंग्स लाजमी होनी चाहिए। अगर ये ट्रेनिंग्स नहीं करवाई जाती कॉर्पोरेट के अंदर, मार्केट्स के अंदर, तो मार्केट सील की जाएंगी और कॉर्पोरेट सेक्टर्स को बड़े जुर्माने लगाए जाते हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन माज़रत के साथ बहुत चंद लोग हैं जो इन रूल्स को फॉलो करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। अगर हम इनको फॉलो करने लगें और इन चीज़ों के साथ सब इस चीज़ों को लेकर चलें तो हम समझते हैं कि इससे हमारा ही फ़ायदा है, इससे किसी गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आज आग लगती है तो उसके अंदर मरने वाला एक आम इंसान होता है जो इसी माशरे के अंदर रहता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करता है। गवर्नमेंट का कोई बंदा, कोई मिनिस्टर उसको नुकसान नहीं पहुंचता, एक आम आदमी को नुकसान पहुंचता है। तो बेसिकली सोसाइटी फॉर कराची यूथ का ये एम है कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों पर काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का एम एंड गोल्स होते हैं कि वो दस्तरखान लगाएं, वो मुख्तलिफ राशन पहुंचाएं और सारी चीज़ें, लेकिन हमारा जो एम है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फैसिलिटीज़ दें कि वो आगे इस तरह के कोर्सेज का पार्ट बने ताकि माशरे को हम कुछ बेहतर कर सकें। ज़बरदस्त। अच्छा, जो आपके ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है सोसाइटी ऑफ फॉर यूथ, आपने ये कहाँ से एक स्टेप लिया, क्या सोचा कि क्या कमी है लोगों को सिविक सेंस की, या हमें कौन सी अवेयरनेस इसके ऊपर यानी कि डिस्कस नहीं हो रही, या लोगों को वाकई किसी जगह पर भी इसकी अवेयरनेस नहीं दी जा रही? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होती हैं, एनजीओज बनाई जाती हैं, तो हर एनजीओ के कुछ ना कुछ अपने समझने के एम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर माजरत के साथ हम ये समझते हैं कि एनजीओ बनाने का मकसद ये है कि हम चंद लोगों के घरों तक राशन पहुंचा दें, हम कुछ मिस्कीनों की किफ़ालत कर लें, हम बेवाओं का कुछ सहारा बन जाए। हमारे यहाँ सिर्फ एक एनजीओ का, ये एक एनपीओ का कॉन्सेप्ट ही है। अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो लोग मरीन लाइफ पर काम करते नज़र आते हैं, लोग आपको वाइल्ड लाइफ पर काम करते नज़र आएंगे, ओशन क्लीनिंग पर काम करते नज़र आएंगे, मुख्तलिफ परसेप्शंस हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिस पर लोग काम करते हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि वेलफेयर सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी की पैसों से मदद कर दें या किसी को कुछ राशन पहुंचा के मदद कर दें, बल्कि वेलफेयर ये भी है कि अगर हमारे पास कोई सलाहियत है, हमें कोई इल्म आता है, तो हम वो इल्म किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, चाहे वो ज़रूरतमंद है या नहीं है। बहुत प्यारी तो यही अहम चीज़ है और इसी पर हमारा पूरा नेटवर्क है और पूरा बेस्ड करता है। दो चीज़ों पर हम काम करते हैं। एक हमारी कॉर्पोरेट और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग्स हैं जहाँ पर हम वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग्स देते हैं, और दूसरा ये कि वो कम्युनिटी जो हमारे आम इलाकों में रहती है, बात करते हैं यूसुफ गोट है, अगर आप लियारी में जाएँ तो आगरा ताज है, अगर आप किमाड़ी में जाएँ तो मच्छर कॉलोनी है,
कई नाम ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वहाँ पर किसी बच्चे को एक फायर एक्सटिंग्विशर चलाना भी आता होगा, या आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अगर किसी के घर में किसी की वालिदा को या किसी वालिद को हार्ट अटैक आ जाए तो उसको CPR भी देना आता होगा। तो हम समझते हैं कि ये CPR जो है वो कराची, अब मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं 3.5 करोड़ आबादी के शहर की बात करता हूँ। हमारा एम है कि हम कराची के एक एक फ़र्द को एटलीस्ट CPR देना सिखा दें कि वो अपने पेशेंट्स के लिए जो है वो काम कर सके। अच्छा खिज़र, हम आप बात को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं। और दूसरा है कि एक दिन आपने हमारे साथ ऐसे कंडक्ट करना है और कुछ यानी कि बी प्रैक्टिकल हम बताएंगे। एक तो सिलेंडर के ऊपर टायर कि कैसे उसको ऑपरेट किया जाना चाहिए और कैसे हम सेफ साइड, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं और गैस बिल्कुल मुझे पता है इसको बिल्कुल स्किप कर जाएगी। तो और ऊपर से जो और भी आपके पास जितने भी ऐसी चीज़ जिससे लोगों को अवेयर किया जाए, जैसे आपने कहा हार्ट अटैक हो गया कि मदर को केयर कैसे कर सकते हैं, एक्सीडेंटल कोई बात हो जाए घर में, कोई तार जो है आगे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम शॉक्ट हो जाए, कोई इस तरह की होती है चीज़ें जो हमारे घर में हो जाती हैं। तो हमें हमारी जो है बच्चे हैं या घर में लड़कियां हैं किस तरह उनको टैकल कर सकती हैं। यहाँ पर नाज़रीन हम लोग ब्रेक की तरफ चलते हैं। हमारे साथ ही खिज़र और ताहिर मौजूद साथ ही रहेंगे और साथ साथ मैं बताती चलूँ, यस ऑफ कोर्स अपनी ज़मीन पे अपना घर, और ये सपना पूरा कर रहा है कौन? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। उनका स्पेशल पैकेज देखते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, हम लोग वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मी साबी, और इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? यस, अब होंगे ख्वाब पूरे, क्योंकि लेकर आ रहा है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके सपने पूरे करने का बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी के नाम से। और ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके लिए 3 साल पहले ऑन किया गया था और जस्ट ओनली 2,40,000 में। सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। और इसके बाद कौन सा है? यस, इनका एक फेज़ कंप्लीट हुआ, तो सेकंड फेज़ में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी से प्लीज़ 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 ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ये ना हो कि ये भी मिस कर जाए। और वो है ग्रीन वैली, और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अगर आपने कैश पे लेना है तो जस्ट ओनली 12 लाख, और अगर आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो 20 लाख में एक बड़ा घर, यानी कि सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। नाजरीन, अगर हमने बहुत सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछनी है तो कौन बताएगा? यस, COO इस वक्त मौजूद हैं, फहद एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ठीक हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। जब भी कुछ लेकर आए हैं लोगों के लिए आसानियाँ और उनके सपने हमेशा आप लोगों ने पूरे किए हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? बस ये अल्लाह का करम है और लोगों का इत्माद है हम पे, और ये इत्माद बनाने में हमें टाइम तो लगा, क्योंकि जब हमने बिन एहसान ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1 लॉन्च किया तो ये हुसैन मार्केटिंग ने किया था, और थीम ये रखी थी कि प्लॉट आप ख़रीदें, पैसे हम देंगे। तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था। अगर उस वक्त आप मार्केट को देखें तो वहाँ 7.5 लाख रुपए का उस वक्त प्लॉट की कीमत थी। हमने लोगों की आसानी के लिए 2,40,000 में हमने वो प्लॉट दिया। तो बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आई लोगों की कि ये भाग जाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, 2,40,000 में कोई प्लॉट देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने लोगों से उस वक्त वादा किया 3 साल में, वो हमने 2 साल में तकरीबन मुकम्मल किया, और इंशाअल्लाह ताला जनवरी से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। सर, मैं जब ये सुन रही हूँ कि 2,40,000 का प्लॉट, वो भी 120 यार्ड, मैं कहती हूँ इट्स ये सरप्राइज इन शॉकिंग, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इतनी कम कीमत में प्लॉट अवेलेबल नहीं होते। ये कैसे थिंकिंग लेकर आए लोगों के लिए? देखें, उस वक्त हमारा भी बैकग्राउंड जो था, हम भी जद्दी पुश्ती ज़मींदार नहीं थे। एक टाइम था कि जब वालदैन इन्वेस्ट करते थे प्लॉटों के हवाले से, इंस्टॉलमेंट के हवाले से, तो हमने उनको देखा तो एक डर होता था कि पता नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। जो प्लॉट उन्हें मिले उनसे उनको इन्वेस्टमेंट मिली जो हमारे काम आई, जिसको लेके हम आगे चले। लेकिन जो प्लॉट उनको नहीं मिल सके वो बड़ी नेगेटिव थिंग बनी लोगों के लिए, हमारे वालदैन के लिए। वहीं से हमने कहा कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कंस्ट्रक्शन पे जोर दें,
लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आएँ और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन पे करें। ज़बरदस्त बिन एहसान आप लोगों के लिए लेकर आया है ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट, जो जस्ट ओनली जो था, ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी आप लोगों को, और 2,40,000 में प्लॉट, और अब एक और स्टेप आगे आ गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और वो क्या है, ग्रीन सिटी वैली के लिए। और सुनते हैं फहद साहब से कि ग्रीन सिटी वैली जो अपॉर्चुनिटी है 20 लाख एंड 12 लाख, इसमें क्या जो है डिफरेंस है और किन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जी सर, ग्रीन सिटी वैली। देखें, ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1 जो इस वक्त हमने ओवरसीज़ ब्लॉक खोला है, हर बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा डेवलप करें ना, ब्लॉक्स को इस तरीके से बनाएं कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी वर्थ बने और बिल्डर की भी वर्थ बने। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि 2,40,000 हमने स्टार्ट लिया, आज वो प्लॉट 17 से 20 लाख 22 लाख के दरमियान में मार्केट में सेल हो रहे हैं। अब हमने एक नया ब्लॉक खोला ओवरसीज़ के नाम से, ये हम बिल्कुल अलग से एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट बिल्कुल चेंज रखी है, राउंड अबाउट हमने उसमें अच्छे खासे रखे हैं, रोड को हमने बड़ा कुशादा रखा है ताकि लोग, अब आप देख रहे हैं कि कराची कंजस्टेड होता जा रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे कराची को फैलना था, आपके आगे फैलना था, लेकिन कराची फैला ऊपर की तरफ। तो ये जो M9 सुपर हाईवे, इसकी एक वैल्यू हो गई है। तो इसी तरीके से ओवरसीज़ ब्लॉक हमने ओपन किया, एक अलग जाविये के साथ लेके, मार्केट को देखते हुए कि अगर कोई इसमें इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो हमने अभी कीमत रखी है उसकी 20 लाख के, 3 साल के अरसे में वो 20 लाख में ले ले, और अगर वो कैश पे जाना चाह रहा है तो 12 लाख रुपए अदा करे और कंस्ट्रक्शन पे आए। कि इतने सारा एक हजूम है, बहुत सारे लोग प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट में लोग या आपके बिन एहसान के नाम में क्यों साथ ज्वाइन हो? क्या ऐसी अट्रैक्शन है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट में? जहां आपको सेफ चीज़ मिल रही हो वहां पे हर बंदा इन्वेस्ट करता है। बिन एहसान की पहले दिन से, शुरुआत से लेके आज तक, हम डॉक्यूमेंटेशन, हमारी डेवलपमेंट, हमारी NOCs प्रॉपर होती हैं ताकि अगर आप वहाँ पे काम करें, आप देखें जब आप कोई चीज़ ले रही होती है तो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी ज़मीन ली हमारे अपने नाम पे, हमारी जो NOC हैं वो सारे हमारे अपने नाम पे हैं, बिन एहसान के नाम पे हैं। अब अगला मरहला आता है लोगों को डिलीवर करने का, तो इजी वे में आप उनको डिलीवर करें, उनको उनकी पोजीशन दें। तो जब लोगों को पोजीशन मिल रही होती है तो लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ। लोगों को एक अच्छी टाउन प्लानिंग चाहिए, अगर आप अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ लोगों को देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। ओके, आप लास्ट में ये कहूँगी कि अपने नाजरीन को दे दीजिए मैसेज, क्योंकि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। इस वक्त हम ग्रीन वैली को लॉन्च करने जा रहे हैं, बल्कि लॉन्च हम तकरीबन कर चुके हैं। हम जो हमारे 2,40,000 में लोग फ़ायदा ना उठा सके या कम से कम रेट में ना फ़ायदा उठा सके, तो वो आएँ, हमारे ऑफिस विज़िट करें जो गुलिस्तान जौहर में हेड ऑफिस है, गुलशन राशिद मिनाज रोड पे। मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे डीलर हजरात बैठे हुए, बिन एहसान का जहाँ आपको नाम मिले आएँ, लोग विज़िट करें, साइट को विज़िट करें, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि साइट को देखें वहाँ हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस वक्त बिन एहसान ग्रीन सिटी और ग्रीन वैली में 2 अच्छे मौके हैं लोगों के लिए कि जो लोग 2,40,000 में हमारे साथ नहीं ज्वाइन हो सके वो आएँ, 12 लाख में ज्वाइन हो, 5,95,000 में ज्वाइन हो। आप आएँ, चीज़ों को देखें, हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट करें, जो हमने वहाँ डेवलपमेंट की, जो टाउन प्लानिंग की, उसको देखें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अपना फैसला करें। Good morning with Sabi, brought to you by Ben Hassan Builders and Developers. Good morning with Sabi, brought to you by Ben Hassan Builders and Developers. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन, ये है वर्ल्ड किचन, क्योंकि यहाँ पर तमाम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स एंड स्किल्स वुमेन्स एंड ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, शेफ, वो सब मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन करती हैं। और मरियम जो है वो हमारी परमानेंट हमारी गेस्ट हैं, यूँ कह सकते हैं। एवरी ट्यूसडे या मंडे, कभी कभी ये जो एवरी वीक मेरे साथ ज्वाइन करती हैं। एक बार फिर हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ मरियम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्दी अपने हस्बैंड की तरह। देखो मुझे खींच रही है और मैं गिर रही हूँ। अच्छा जी, अपनी ताकत का फुल मुजाहिरा है इनका। और ये बताएं कि आज कौन सी डिश बन रही है? आज मैं बना रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। ओह माय गॉड, इट्स माय फेवरेट। बट मुझे बीफ पसंद है, मुझे पता है कि चिकन इसलिए कि हमारे पास टाइम कम होता है तो ये क्विक बन जाती है। यस बिल्कुल।
अच्छा जी, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे? हम जी। लोग क्विकली अपनी डिश की जानिब चलते हैं। बिल्कुल, मैं बताना Okay. स्टार्ट करूँ आपको। इसमें सबसे पहले तो हमारी चिकन जाएगी, आधा किलो चिकन। आधा किलो चिकन। जी। ओके। और इसमें हमारे गरम मसाले जाएंगे। गरम मसाले में हमारे पास जो है 1 टेबल स्पून हमारे पास साबुत धनिया है, और 4 दाने जो है हमारे पास छोटी इलायची के हैं। 2 अदद जो है हमारे पास जो है वो बादियान का फूल है। 1 टेबल स्पून जो है हमारे पास जीरा है। 1 टेबल स्पून हमारे पास सौंफ है, और तेजपात हैं 3 पत्ते। इसके अलावा हमारे पास 8 से 10 जो है अदद जो है काली मिर्चें हैं, और क्या कहते हैं लौंगे हैं, और साथ जो है हमारे पास थोड़ी सी दालचीनी, और 2 अदद जो है हमारे पास बड़ी इलायची। वाओ। इसके अलावा जो है वो ये हमारा यखनी में जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है हमारा 1 टीस्पून जो है वो हमारे पास जो है जायफल है। 1 टेबल स्पून हमारे पास जावित्री है। गरम मसाला है, और ये मैं मसाला बना के लेकर आई हूँ। इसके अंदर काली मिर्च और छोटी इलायची, इसको मैंने ग्राइंड करके रखा है। ये मैं आपको चावल सूख करते बताऊंगी कि किस तरह से ये इसको डालना है। सॉल्ट है, ग्रीन चिलीज हैं, इसके अलावा बाकी प्याज है 2 अदद मैंने स्लाइस करके रखी हैं, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा यखनी बनानी है। लेट्स सी मरियम, स्टार्ट करते हैं। जी जी जी। सबसे पहले पहले क्या हम करना? इसमें जो है Okay. चिकन डालेंगे ताकि हमारा यखनी हमारी चढ़ जाए, ओके। और वो हम स्टार्ट करते अच्छा, हैं। पानी हम लोगों ने पहले से बॉईल कर लिया है, और बड़ा जबरदस्त किस्म का पानी जो है वो। एक मिनट, हाँ लड़की है, लड़की देख यानी रुक जाओ, वहाँ यूं करके उठा वहाँ पर कुछ ना हो, बाकी सारा ख्याल है ना। जी। लाइव शो होता है ना, तो जरा सा एहतियात करनी पड़ती है। ओके। अच्छा जी नाज़रीन, जिस तरह मैं देख रही थी यहाँ पे बादियान और जीरा और दालचीनी सर्दियों में बहुत फायदेमंद है, और ख़ास तौर पे बिल्कुल छोटे बच्चे जिनको नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको ग्राइंड करके अपने पास रखें, और शहद में जो है उसे अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए ये यखनी में क्या क्या ऐड हो जी। रहा है, गौर से देखिए। और हनी छोड़ दिया आधा की। ये बाकी जो है जब मैं चावल भगारूंगी उस टाइम जो है तो मैं प्याज के साथ मैं शामिल करूंगी। ठीक। और इसमें जो है ये सारे गरम मसाला जाएगा। बताते जाओ, डालते जी जाओ जी। इसको ना। 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ जाएगी, वाओ, और इसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। जी। और इसमें जो है 3 अदद जो है तेजपात जाएंगे, Okay. 2 अदद बड़ी इलायची जाएगी इसमें, और थोड़ी सी दालचीनी है, दालचीनी, काली मिर्चें हैं, काली मिर्च, और लौंग, ये लौंग है हमारे 8 से 10 अदद। इसी तरह से 1 टेबल स्पून जो है हमारे पास साबुत धनिया है। ओके। जी। और साबुत सूखा धनिया। जी। और 4 अदद जो है वो हमारे पास छोटी इलायची है। 2 अदद बादियान के फूल हैं, डन हो गया। और 1 टेबल स्पून हमारे पास जीरा है। जीरा। जी। तो ये सारी चीजें हम डाल के इसके हम यखनी बनाएंगे, और जब तक ये हमारा कवर होगा उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे यखनी के लिए। ठीक है, जिसमें preparation बनेगी। start, बिल्कुल ग्रेवी वो हम कह इसमें- सकते हैं हम? जी वो कह ग्रेवी सकते कह हैं बिल्कुल। सकते इसको हम नहीं हनी, ऊपर के गई ना उबल के बाहर आ अच्छा, जाए। अच्छा। हाँ, चलें। आप छोड़ दीजिए। आपने फास्ट कर लिया? जी नहीं करना था, ये उबल के बाहर आ जाए। नहीं मैं अभी नहीं चाहती कि गैस बंद हो जाए, उस पर जी। पानी गिर जाए ना। जी। अच्छा जी, हम अपना स्टार्ट करें। आप उस पर रखें बर्तन, हम लोग इसका जो है जिसके अंदर ये बनेगी, ये तो यखनी बन रही है। अब ये बनाएंगे इसमें ग्रेवी मैं जिसमें जी प्याज वगैरह बिल्कुल। डलेंगे। इसमें मैं पहले प्याज ब्राउन कर लेती हूँ। ठीक है। प्याज ब्राउन करके मैं निकालूंगी, डन हो गया। और तब तक ये हमारी थोड़ी यखनी भी हो जाएगी। आप करो। जी यस, ओके। यार मैं ट्राई कर रही हूँ एक टिप ना। जी कि जी। अच्छा जी, ओके। देखते ये कहते हैं कुछ बर्तन रखने से पानी उबल के बाहर नहीं आता। मैं ट्राई कर रही हूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता। जी। इसमें मैं 1 कप जो है मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, ताकि मैं इसको प्याज ब्राउन करके असल में मैं निकालूंगी, और अच्छे से उसमें जो है वो प्याज मेरी ब्राउन हो जाए। ठीक। ऑयल सबसे पहले इन्होंने ऐड कर लिया मरियम ने। और ये मैं गरम करके मैं जब तक इसकी प्याज ब्राउन करती हूँ तब तक हमारी यखनी होगी। डन हो गया। वो निकालने के बाद फिर उसके बाद जो है फिर मैं इसको चिकन डाल के मैं फ्राई करूंगी ग्रीन चिलीज के साथ। जिंजर गार्लिक पेस्ट होगा उसमें। पहली बार मैं देख रही हूँ और कि यखनी पुलाव में चिकन को फ्राई किया जाता है। जी। अच्छा तो मैं इस तरह से जो है मतलब अच्छा, ये इसमें पहले सारी अभी ये spices- फ्राई होने के लिए अभी ग्रेवी नहीं बनानी है, अभी पहले नहीं, फ्राई करनी जी, पड़ेगी। जी, जी। जब तक मैक्सिमम थोड़ा अभी सा- कितनी देर लगेगी इसको? इसको कम से कम आधा घंटा तो मतलब हो, लेकिन ये है कि मैं 15 to 20 मिनट्स में मैं इसको कवर कर लूंगी। बाकी जो है वो स्टॉक के साथ इसमें बन जाएगा। ठीक है जी, हम चलते हैं खिजर तो मैं के इसको- पास। हम लोग बिल्कुल। फिर ओवर टू हम गेस्ट के पास जा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप जब जाएं। खिजर के पास आते हैं, खिजर जो है ऑफ कोर्स मैं जब सोसाइटी की बात की जाती है एंड सिविक सेंस की बात की जाती है नहीं आराम से, तो इसको इस साइड पे कर दो। ओके जी।
डन हो गया जी। जी जी। अच्छा अभी ब्राउन करोगे? जी प्याज ब्राउन करके मैं निकालूंगी और जो है साथ साथ जो है फिर मैं इसमें अपना स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा चलो डालो आप, फिर हम चलते हैं अभी खजर की तरफ भी चलते हैं, रास्ता बार काट जाए। मैं देख रही हूँ मेरे पीछे पीठ पीछे छुपा के काम कर रही है ना, मैं इसको वॉच करना चाह रही हूँ। नहीं, आप ये कभी कह रही कुछ नहीं कह रहे हो, जैसे ही मैंने कहा मैं गेस्ट की तरफ मरियम ने अपना इरादे चेंज कर लिए। अरे मेरे नाजरीन ना देखें ऐसे कैसे। बिल्कुल मैं इसको असल फिर में वो बताओ ना, वो थोड़ी करके- थोड़ी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी चमचे से। उस दिन आप बता रही थी ना मुझे। बस ये कि अच्छा आपके हस्बैंड वहाँ बैठे ना हंस रहे होते हैं हमारी बातों से। कि ये दोनों पटाखी हैं, जो मैं ही पटाखा हूँ इसको, तो ये बेचारी छोटा भी नहीं खुश करती यार, बहुत अच्छी बच्ची। ओके, और प्याज इतना प्यारा आपने कट चॉप, मतलब जबरदस्त कटिंग की है यार इसकी। जैसे में बराबर की कटी हुई होती है तो अच्छी सी ब्राउन भी हो जाती है, वरना फिर आगे पीछे से अच्छा थोड़ा टिप सा बताओ कि क्रंची प्याज जो अक्सर मैंने देखा है, जिसको ब्राउन किया जाए सही। तो वो बड़ी मजेदार सी लगती है, वो कैसे बनती वो है? इस तरह से, एक तो आपके पास तेल जो है अच्छा खासा, मतलब डीप फ्राइंग वाली हल्की अगर आप तेल में उसको आप प्याज को फ्राई करेंगे अच्छा तो तेज वो- गर्म नहीं होना चाहिए? नहीं प्याज, मतलब जिस तरह से अगर आपके पास एक अदर प्याज है, अगर आप उसको फ्राई कर रहे हैं तो कम से कम आप उसमें 2 कप ऑयल ले लें, कि मतलब इतना हो कि आपकी प्याज जो है ना वो डीप हुई हुई हो। ठीक है, ऑयल तेज गर्म होना चाहिए? ऑयल जो है दरमियाना हो, ताकि एकदम जाके जैसे ऐसा ना हो कि प्याज जाए तो एकदम वो छन से जो है वो फौरन एकदम कलर जो है आगे पीछे उसका हो जाए, मतलब इस तरह से हो कि वो- बिल्कुल। और फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता से आप उसको ना आगे पीछे आप उसके चम्मच चलाते ठीक है। रहें, ताकि जो है वो दरमियानी आंच पे जो है वो आपका हर तरह से जो आपकी प्याज फ्राई होते रहे ना। ओके। अच्छा उस पे फिर ये है कि अब जैसे हमें बिल्कुल क्रंची जो प्याज उतारनी है, अब उसमें हम जब प्याज का कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगे ना, उस फॉर्म पे आके जो है आपने अपनी प्याज को निकालना है। ओके। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो रही हम इस पे रखें, क्योंकि जब आप बाहर निकालेंगे ना उसका ऑलरेडी कलर जो है और डार्क हो चुका होगा। ओके, तो इसके लिए हमें जो है ना इसको थोड़ा लाइट ब्राउन पे हमें उतारना पड़ेगा। अभी मैं आपके सामने करूंगी तो फिर आप देखिएगा, ओके। क्योंकि मैं इसके लिए मैं क्रंची प्याज ही उतारूंगी, क्योंकि मैं उसको फिर वो बाद में ऊपर सर्व करूंगी। ओके, इसको भी ऐसे ही ब्राउन करना, लाइट सा ब्राउन करना? जी गोल्डन ब्राउन इसको थोड़ा करूंगी अच्छा मैं। इसको निकालना है आपने? जी मैं इसको निकालूंगी। इसको निकालने के बाद फिर मैं इसमें चिकन के साथ ग्रीन चिलीज के साथ मैं इसको फ्राई करूंगी, जिंजर गार्लिक यमी पेस्ट सा में। बनने वाला है, और जी। यूनिक, यमी एंड यूनिक विथ। अच्छा ये कोई भी है, आपकी मम्मी ने जो आपकी टमी का ख्याल किया है, इसीलिए आप लोग जरा ख्याल करें कि ये टमी ज्यादा अब ना हो जाए, क्योंकि ये मम्मी जो है हमको मोटा करने वाली है। राइस है, सर्दियों में जरा से एहतियात से खाइएगा प्लीज। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान दे जाते हैं, सही। और कुछ लोग मैं कहती हूँ पता नहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ राइस के बिना वो उनमें करना से एक बड़ा घर हमारा भी है कि चावल के बगैर हमारी दुनिया आधी है। क्या कहूँ, अब मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ मैं दूसरों को क्या नसीहत करूँ मैं। यहाँ पर कुछ लोग वाकई में मैं हैरान हूँ, कहते हैं हमारे घर में रोजाना 365 दिन राइस जो है किसी ना किसी फॉर्म में पकते जरूर। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अरे मतलब कुछ जी। ना कुछ अगर आपके साथ दाल सब्जी या कुछ गोश्त है तो लाजमी जो है वो राइस थोड़े बहुत किसी भी फॉर्म में होना लाजमी है। लेकिन मैं कहती हूँ किसी भी फॉर्म में हमारे घर में सी फूड डेली पकना चाहिए, लेकिन नहीं होता। हम लोग गर्मियों में तो समझते हैं जैसे पता नहीं इंशाल्लाह क्या आपके साथ जरूर ट्राई करूंगी मैं सी फूड, अच्छी सी फिश बिल्कुल सर्दियों में हम लोग- बनाऊंगी। नहीं यार मुझे क्रैब का सूप बना, बिल्कुल मैं जरूर आपको इंशाल्लाह बना के दूंगी। बहुत फायदेमंद होता है, एस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा ही ऐसा ही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जब थोड़ा सा मेरे को प्याज ब्राउन होने में 2 मिनट लगे, हम लोग 2-3 मिनट रह गए ना इसका, जी। हम लोग खजर की तरफ चलते हैं। खजर जिस तरह अभी हम सिलेंडर आपके सामने लाइव, क्योंकि गैस नहीं आ रही, कोई इसमें कोई लफाजियत नहीं करूंगी आपके सामने, और इसमें ताहिर साहब भी बता रहे थे कि ये इसका क्या प्रेशर है, तो ये बताएं हम कैसे इसको खिजर बताएंगे ताहिर, जो भी आप डिसाइड कर लें कि जिसको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। मेरे ख्याल ताहिर साहब बता रहे थे कि ये जो हम लोग नॉर्मल गैस को ऑन करते हैं तो उसमें एक ब्लास्ट नहीं आता, लेकिन सिलेंडर वाली गैस को हम लोग करते हैं तो वो एक ब्लास्ट करता है। ये रीज़न क्या है? एक्चुअली इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे जो नॉर्मल जो गैस आती है उसमें और जो ये सिलेंडर गैस है इनके प्रेशर्स में डिफरेंस यही है कि ये क्योंकि डायरेक्ट
जो है वो सिलेंडर से गैस जो है वो स्टोव की तरफ या चूल्हे की तरफ जो आ रही होती है, क्योंकि जब हम नॉर्मली जो गैस इस्तेमाल करते हैं, आपने नोट किया होगा कि उसके फ्लेम में और सिलेंडर के गैस में फ़र्क है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की गैस है, वो डिफरेंट टाइप की गैस है जो हम नॉर्मली अमूमन घर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम सिलेंडर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम चूल्हा तो बंद कर देते हैं, लेकिन हम सिलेंडर जहाँ से गैस आ रही होती है हम उसको बंद नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी वजह ये है कि पाइप के अंदर भी गैस ऑलरेडी मौजूद होती है, सिलेंडर क्योंकि पूरा ओपन होता है, उससे प्रेशर एक आ रहा होता है, और जैसे ही हम चूल्हा ओपन करते हैं और जैसे हम उसको आग लगा दिखाते हैं तो एक ब्लास्ट की कैफियत होती है और वो आग ऊपर की तरफ आती है। लेकिन इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब आप चूल्हे को बंद करें तो जो सप्लाई आ रही है आप उसको भी बंद करें। अच्छा, और इसके साथ साथ जो आप इसके जो सिलेंडर्स के ऊपर आप जो पाइप लगाते हैं उसके ऊपर बकायदा क्लिप लगा के उसको टाइट करें ताकि गैस लीक ना करे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि गैस लीक कर रही होती है, अमूमन खवातीन किचन में काम करते हुए ध्यान नहीं देती, तो जिसकी वजह से सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जब वो एकदम आग लगती है तो वो कैफियत ऐसी बनती है कि उनको समझ में नहीं आता कि इसको कहां से कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जी, हम बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा ब्रीफ कर दिया। अब हमारा प्याज भी इतनी गुफ्तगू में ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल रहे हैं ऑयल से, क्योंकि हमें चिकन भी फ्राई करनी है। मैं साइड पर हो जाऊँ। अच्छा, सारा गरम मेरी तरफ कर लिया। जितना मैं डर रही हूँ मरियम मुझे मारने की कोशिश, सही जलाने की कोशिश। ओके, जस्ट फॉर जोक। और एहतियात बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे गेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमने इसमें से सारे जो है, अब देखिए बिल्कुल हम लोग बहुत आपको प्रॉपर तरीके से रेसिपी को ब्रीफ करें। आप बस 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 मेरी प्यारी बहन, बस। अच्छा, फ्लेम इनको स्लो करनी थी। ओके, डन हो गया। अब मैं थोड़ा निकाल दूँ ये भी जी। ओके, आप करें, आप काम क्या करना है आपने। अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज डालूंगी और ग्रीन चिलीज के साथ जो है मैं इसमें अपनी चिकन शामिल करूंगी। ठीक है। और साथ साथ मैं इसमें मसाले डाल के बस फिर मैं इसमें बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। हाथ नहीं रोके, लाइव शो है, रिकॉर्डेड थोड़ी कि आप अभी बैठेंगी। क्या हो गया है। सबसे पहले ये डालेंगी जी, तो फिर मैं जरा चली जाऊँ। जी जी, आप एक काम कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, नहीं, मैं थोड़ा सा हल्का करूंगी क्योंकि ऐसा ना हो फिर आपके ऊपर जो है वो। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, आप इसको डाल दें और बेशक इस बर्तन को उस तरफ डाल के ले जाइए। अच्छा जी, मैं चलती हूँ उसकी तरफ, खिज़र की तरफ। खिज़र, आगे आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका। फ्यूचर प्लान बेसिकली हमारा यही है, जैसे मैंने अभी बयान किया कि हमारी कोशिश ये है कि हम कराची के हर तालीमी दायरे के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, हम कराची के अंदर हर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, चाहे वो प्राइवेट कॉर्पोरेट हो चाहे वो सेमी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट हो, हर जगह जाकर, और साथ ही साथ जो लोकल कम्युनिटी है, जो एक कॉमन पर्सन है, जो आम गली मोहल्लों के अंदर रहता है, जो एक आम बिल्डिंग के अंदर रहता है, एक आम सोसाइटी के अंदर रहता है, हमारा एम ये है कि हम उसको उसके करीब जाकर, उसके इदारों में जाकर, उसके मोहल्ले, उसकी गलियों में जाकर उसको ट्रेन करें बुनियादी चीज़ों के हवाले से। बुनियादी चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि फायर सेफ्टी, और सेकंड चीज़ ये कि फर्स्ट एड के हवाले से। ये दो चीज़ें इंतहाई अहम है जिसकी ट्रेनिंग हर इंसान को होनी चाहिए ताकि वो अपने घर वालों के लिए और अपने माशरे के लिए मुफीद साबित हो सके। क्या बात है, ज़बरदस्त। और जी मैं आपको बताऊं, शेफ़ मरियम ने हरी मिर्चों को जैसे ही डाला उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट यखनी से जो है चिकन निकाल के और इसमें हरी मिर्चों में ऐड कर लिया। ऐसे बताएं एक बार फिर आप। अब इसमें मैं चिकन के साथ साथ मैं इसमें जो है, जो मैंने अपना 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बचाया हुआ था, ठीक है, तो मैं इसमें शामिल करूंगी ताकि इसमें जो है चिकन फ्राई हो जाए। और उसके बाद जो है बस इसमें फिर मैं अपना स्टॉक डालूंगी और चूल्हा बंद कर दिया वाला, बंद कर दें। हाँ, ऑफ कर दीजिए। यस, क्योंकि अब मुझे जो है इसमें यखनी डालनी होगी। अभी भाई साहब देख रही थी, रियली मैं सच कह रही हूँ, मैं यूज्ड टू नॉर्मल कैसी ना, ये जो इसकी अजीब सी आवाजें निकलती ना मेरा तो दिल एकदम धक से रह जाता है। बहुत डर लगता है, हाथ में सिलेंडर से तो मेरी बहुत जान निकलती है। नहीं यार, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, जरा जरा गफलतों से
सही कह रही हूँ मैं खजर साहब, आपको ताहिर साहब सही। जरा गफलतों से उनकी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती चलें है, जी। तो एहतियात बहुत जरूरी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हमने इसमें जायफल पाउडर है हमारे पास, ओके और 1 टेबल स्पून हमारे पास जावित्री पाउडर है, ओके और 1 टेबल स्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर है। ठीक है। ठीक है। और ये जो मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है, इसमें मैंने तकरीबन 8 से 10 काली मिर्चें और 3 से 4 अदद जो है छोटी इलायची, ये मैंने इसको थोड़ा सा हाथ से जो है कूट के ओके। और ये मैं लेकर आई थी। इन्होंने इमाम दस्ते से जी, क्रंच कर बिल्कुल से क्रंच कर गुड हो गया जी। मैं लेकर आई हूँ क्योंकि इसमें मेरे घर में भी है मार्बल वाला, वो बड़ा जबरदस्त है, हल्का फुल्का ना, ज्यादा ग्राइंड करने से फ्लेवर खत्म हो जाती है अब मैं चीज़ों इसमें जो है थोड़ी सी अपनी हस्बे जायका अपने नमक ऐड करना है? जी मैं करती हूँ। डन अब हो इसमें मैं थोड़ी सी अपनी अखनी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, ताकि वो जो इन्होंने भी मसाले ऐड किए ना जल ना जाए, इसलिए इन्होंने कब से निकाल ली थी ना, आप कोई मसला थोड़ी था। नहीं बस हो गया गर्म तो हाँ, नहीं? ऐसे मैं कहा ताकि आपको छीटा ना आए, बस इतनी इसलिए थोड़ा सा मोहब्बत मुझसे करने का मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओके आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके यखनी डाल दी, जितनी रिक्वायरमेंट की राइस डालेंगे उस हिसाब से इन्होंने यखनी को इसमें ऐड किया। यस ओके, फ्लेवर बस नहीं देखो जी। हो जाएगा ये लीजिए। जी बस अब सिर्फ दम का है, बिल्कुल। वो आप जो है फिर इसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन एंड में देख लेंगे। हो गया नहीं, जी। कितना रह गया अभी? बस अब इसमें हम चावल डालेंगे। सोक किए हुए कितनी देर हो गई थी इसको? इसको हमारे तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया है। मैंने अपने चावलों को सोख करके रखा हुआ। अच्छा और नमक टेस्ट जी, करना है तो कर नमक लीजिए। नमक मैं इसमें अब शामिल करूंगी क्योंकि मैंने उस वक्त नहीं डाला था। बिल्कुल नहीं ऐड क्योंकि किया। जी वो इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि अगर मैं नमक शामिल कर देती तो चिकन मेरी अकड़ जाती और थोड़ी देर से होती, ओके। तो इसलिए मैंने नमक बाद में शामिल करूँ ताकि मेरी चिकन जल्दी हो जाए। ओके सही। चलिए अब आप इसको जी, ऐड कर अब लें। मैं इसमें जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून या आप अपने हस्बे जायका अपने ठीक हिसाब है। से जो है आप अपना सॉल्ट जो है इसमें शामिल कर ठीक सकते है हैं, ओके और मैं अपने हिसाब से देखूंगी। ठीक है। और इसके बाद आपने राइस ऐड जी, करनी अब इसमें मैं राइस अपना ऐड करूंगी। ओके। अच्छा जब तक ये राइस ऐड हो रहे हैं मैं जाते जाते मैं ताहिर साहब से और खजर से एक छोटा छोटा मैसेज लूँगी। सबसे पहले ताहिर साहब अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपनी आवाम को, अपनी मोहब्बत करने वाले लोगों को? मेरा मैसेज जो है आवाम के लिए ये है कि जो फायर सेफ्टी की जहाँ तक हमने शुरू में बात की, वो उस हवाले से हमने ये बात की कि हमें बाकायदा जो है इसके ऊपर ट्रेन होना है, क्योंकि हादसा जो है वो कहीं पे भी कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है। अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो हम उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकेंगे और अपने नुकसान को कम से कम कर सकेंगे। इवन मैं जैसे पहले भी अर्ज किया अपनी पूरी बात के अंदर भी कि जो हम जो ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट जो हैं हमारे कॉर्पोरेट कल्चर जो हमारी बात सुन भी रहे हैं, हम उनसे भी अर्ज करेंगे अपनी कंपनीज के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो बाकायदा ये ट्रेनिंग्स करवाएं ताकि जो है किसी भी तरह का हादसा जो है वो ना हो सके। ओके खजर साहब आप भी जरा जल्दी से एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए। नौजवानों के लिए एक पैगाम ये है कि हम अक्सर चीज़ें सीखते हैं सिर्फ इसलिए कि शायद ये कल को हमारा ज़रिया माश बन सके, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस तरह की ज़रूरी हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जिनसे शायद कल को हमारा ज़रिया माश हो ना हो, लेकिन वो चीज़ें, वो तालीम हमारे घर वालों की और हमारी सोसाइटी के बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। थैंक यू सो मच ताहिर साहब एंड खिजर साहब, बहुत शुक्रिया। शेफ मरियम अब लास्ट ये कि ये अभी दम पे रखनी जी, है। अब मैं इसको चलिए जी दम पे नाज़रीन, रखूंगी। ये है यखनी, और- चिकन यखनी, जी चिकन यखनी पुलाव। चिकन मैं यखनी इसको पुलाव दम पे रखूंगी। बिल्कुल इन्होंने दम पे रख दिया। अब इसके बाद लास्ट में प्रेजेंटेशन देखने। थैंक यू सो मच। लास्ट में आपने ज्वाइन करना है शेफ बिल्कुल, मरियम, बिल्कुल। जी, ठीक है मैं जी। आपको- नाज़रीन हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेंगे और स्पेशल पैकेज देखेंगे, एक खूबसूरत बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का कन्वेंशन इवेंट लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। जितना डीलरों को बता सकें अपने प्रोजेक्ट के बारे में, बिन एहसान के बारे में, टाउन प्लानिंग के हवाले से, ताकि ये अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मुतमईन कर सकें, क्योंकि डीलर्स का और बिल्डर का एक मजबूत रिश्ता होता है, क्लाइंट्स और एक डीलर उनका एक मजबूत रिश्ता होता है। तो जितनी अच्छी ये हमारी कंपेन होगी उतना अच्छा हमारे डीलर्स
और हम लोग चल सकेंगे। बिल्डर्स के हवाले से भी मुश्किल है कि इस वक्त जो डेवलपमेंट की कॉस्ट चली है वो काफ़ी एक्सपेंसिव जा रही है, लेकिन जहाँ तक हमसे हो सकता है कि हम डेवलपमेंट करके लोगों को आसानी से आसानी दे सकें, कम से कम रेट पे हम प्लॉट फराम कर सकें। जब बिन एहसान ग्रीन सिटी की हमने बुनियाद रखी थी तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था, तो उस वक्त बहुत नेगेटिव हम पे बातें हुई थी कि 2,40,000 का ये दे सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अरसा हमने इसको डेवलप किया और जो 2,40,000 का प्लॉट था उसको 20 लाख पे पहुंचाया। ये लोगों का एतमाद, ये सारी चीज़ें, ये टीम वर्क, ये बिन एहसान की खुशनसीबी है। ये ओवरसीज़ ब्लॉक हमने निकाला बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 में। ये 20 लाख का प्लॉट है, जो 20 लाख का प्लॉट हम कैश पे 12 लाख रुपए का दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जैसे हमने 2 साल पहले 7.5 लाख का प्लॉट 2,40,000 का दिया, बिल्कुल इसी तरीके से कि आज 20 लाख का प्लॉट हम 12 लाख रुपए का दे रहे हैं। लोग आएँ, उनको देखें, चीज़ों को देखें, विजिट करें और अपने प्लॉट को खुद पसंद करके अपनी डेवलपमेंट का इख्तियार करें। सबसे पहले तो आज आईजी मार्केटिंग का हम तहे दिल से ममनून और मुतशक्किर हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी कराची के डीलर्स की महफिल सजाई और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अटेंडेंट्स भरपूर तादाद में लोगों ने दिलचस्पी ज़ाहिर की। और चूँकि इसकी बहुत बड़ी वजूहत ये है कि तमाम डीलर्स जितने भी तकरीबन यहाँ पर आए उन्होंने ख़ुद विज़िट किया है, चीज़ों को देखा, दिलचस्पी ज़ाहिर की। इस वजह से यहाँ इनकी शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि इनको बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर पे एतमाद है। जैसा कि हमारे फ़ाद भाई ने बताया, इस वक्त कराची में हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं और 2 गवादर में। अल्हम्दुलिल्लाह 3 प्रोजेक्ट्स कराची में, उसमें जैसे 2,40,000 का प्लॉट आज जो 20 लाख रुपए का हो गया है। 2 साल के अंदर हमने LOTs को, लोगों को हमने एतमाद ये दिया कि हम पहले डेवलपमेंट करेंगे, चार्जेस बाद में लेंगे, यानी ज़मीन आपकी और डेवलपमेंट हम करेंगे। इसी तरह हमारा एक ह्यूज प्रोजेक्ट है जो बिन एहसान ग्रीन वैली के नाम से, जो एग्ज़िट 9 पे, इंटरचेंज 9 पे है, उस पर भी हम इंशाल्लाह हमारा रेट 5,95,000 है। इंशाल्लाह इसको भी 2 साल में हम पोजीशन देंगे। प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे जो है काम हो जाते हैं। हमारा जो बेसिक मकसद था इस इवेंट को करने का और इस किस्म की जो दूसरा इवेंट हमने तकरीबन पिछले हफ्ते हैदराबाद में किया, उसका बेसिक मकसद ये था ताकि जो हमारे स्टेट ब्रोकर हजरात हैं, जिनको हम प्रॉपर्टी एजेंट के नाम से जानते हैं, वो कहीं पीछे रह गए हैं। आजकल के हालात के हिसाब से बहुत हालात ख़राब हैं माश के मामला, तो वो जो है अभी ज़रिए माश कमाने में उनको मुश्किलात का सामना है मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स होते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा समझा जाता था कि वो मार्केटिंग कंपनीज ही बेचती हैं, लेकिन अब हम इस ट्रेंड को चेंज करने जा रहे हैं। हमने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। करने जा नहीं रहे, हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्राउड देखा भी जी माशाल्लाह से। सर, आप विटनेस हैं और वीनस HD TV जो है वो विटनेस है इस बात का कि लास्ट टाइम तकरीबन कोई महीने पहले हम एक टॉक शो के अंदर आपके साथ बैठे हुए थे। उधर एक बिल्डर हैं मशहूर ज़माना कराची के बड़े मशहूर और रिलायबल गौहर साहब, वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पर हमें ऑन रिकॉर्ड, जिसमें आपकी वीनस HD की जो आवाम है, वो जो भी व्यूवर्स हैं, वो गवाह हैं इस बात की कि उन्होंने वहाँ पर हमें ऑन स्पॉट हमें वादा किया कि स्टेट एजेंट्स के लिए वो खुसूसी पैकेजेस देंगे। फिर उसके बाद बिन एहसान वाले फ़हद साहब, फैसल साहब, इन्होंने जो है कमिटमेंट की हमारे साथ और उन्होंने इसको एक स्टेप फर्दर किया। ये एक प्रॉपर्टी कन्वेंशन डीलर्स के लिए किया गया, वरना पहले इस किस्म के जो प्रोग्राम होते थे उनका इनेकाद सिर्फ और सिर्फ होता था मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए। मगर आज जो आप देख रहे हैं, आज इधर मार्केटिंग कंपनीज भी मौजूद हैं, यहाँ पर बिल्डर प्रोजेक्ट के ओनर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक आम गली मोहल्ले में छोटा ब्रोकर जो है, जो एक घर किराए पे देता है या एक प्लॉट किसी को दिलाता है, स्टेट में बराबर पे लाके खड़ा करना है, क्योंकि हमारा मकसद ही उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। तो हमने किया कि जिसके अंदर जो हुकूमती इदारे थे वो नहीं कर पाए, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता था, फिर हम आगे आए और हमने इसमें किया। इसमें हमें मदद जो है वो आपके इस कैमरे की, इस माइक की थी, वो हमें मिला। किसी भी प्रोजेक्ट को जो हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च होगा, जिसको हम इंडोर्स करेंगे, वो प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली हम खुद
थॉरो उसको जो है वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे मरासिम आप जानते हैं कि वो डायरेक्टली होते हैं उनके तक, एक आम आदमी जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, रसाई नहीं है उसकी। तो हमारी है, हम वो रसाई करके हम एक बीच में एक बॉडी बनने को तैयार हैं, हम बॉडी बनेंगे और हम बताएंगे कि जी ये ओके प्रोजेक्ट है, आप इधर आएँ। और ये तमाम चीज़ हमने देख ली हैं, आप भी देखें, इसको विटनेस करें और इसको वेरीफाई करें। तो हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और कराची शहर के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो इस वक्त खराबी है वो इंशाल्लाह आपको बेहतरी में नज़र आएगी कल से। थैंक यू जानसेब भाई। और ये जो रियल एस्टेट में जो इलाके सतह पे जो रियल एस्टेट्स का काम करते हैं उनके लिए खुशाइन बड़ी न्यूज़ है कि जिस तरह सिंध एसोसिएशन है और जो पाकिस्तान एसोसिएशन है स्टेट बिल्डर्स की, तो वो वहाँ पे उन लोगों के लिए एक अच्छे मौके और अच्छे मराहल लेके आ रहे हैं कि जो अपने बिज़नेस को, अपने काम को इन्हेंस कर सकते हैं। बिन एहसान M9 सुपर हाईवे का एक बेहतरीन मिसाली प्रोजेक्ट है और आप कराची के शहरियों को वो बुनियादी सहूलियत देने जा रहे हैं जो बहरिया टाउन ने प्रोवाइड किए हैं। बहरिया टाउन के जो डेवलपर हैं राना इश्तियाक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिन एहसान के भी डेवलपर हैं। और बिन एहसान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अभी बिल्डर ने डेवलपिंग चार्जेस नहीं लिए हैं और डेवलपिंग वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये M9 की बहुत मिसाली सोसाइटी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं एज ए स्टेट एजेंट जो है वो बात करता हूँ कभी भी बिल्डर से, तो सबसे पहले मैं जो है वो उनके लैंड का टाइटल मालूम करता हूँ कि उनके लैंड का टाइटल क्या है। उसके बाद उनकी एनओसीज़ उनके पास हैं या नहीं है, उनकी कितने एकड़ पे सोसाइटी है और कितने एकड़ की उन्होंने एनओसी ले रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिन एहसान जो है वो SBCA से उन्होंने एनओसी ले ली है, लैंड उनकी क्लियर है। तो कराची के शहरियों के लिए एक मिसाली और सबसे बड़ी चीज़ बहुत लो बजट के अंदर है। इस वक्त जो है वो कैश के ऊपर 6,95,000 रुपये का प्लॉट बिन एहसान आपको मिल रहा है और इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं तो 12.5 लाख रुपए का प्लॉट है। बहुत मिनिमम कीमत है और ये प्राइस बढ़ने जा रहे हैं इसलिए कि बिन एहसान की मांग बढ़ती जा रही है। डीलर जो है वो डीलरशिप हासिल कर रहे हैं पूरी कराची के हमसे और इंशाल्लाह ताला बहुत अनकरीब देखेंगे इसके बहुत बेहतरीन रेट डेवलप हो। हमारी 27 इलाकाई एसोसिएशन है और हम हर जगह रहनुमाई के लिए अपने क्लाइंट्स और अपनी आवाम के लिए मौजूद रहते हैं। हमारा काम मरकज़ी सेक्रेटेरिएट तारिक रोड पर है, वहाँ पे भी लोग मालूमात के लिए आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं पिछले हफ्ते हैदराबाद के कन्वेंशन में गया तो वहाँ के स्टेट एजेंट को मैं नहीं जानता मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास आए और उन्होंने ये बात बड़ी अथेंटिक होकर कही, बड़े जज्बे से कही कि नदीम शेख साहब खड़े हुए तो इसका मतलब प्रोजेक्ट क्लियर है। तो ये बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए। और मुझे कई बिल्डर्स ने अप्रोच किया मगर मैं कभी नहीं खड़ा हुआ बिल्डर के साथ। मैंने ओरिजिनल फ़ाइल चेक की, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तमाम एनओसीज़ चेक की, उसके बाद आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो बिन एहसान के लिए मैं कहूँगा आप आँख बंद कर प्रोजेक्ट पर एतमाद करें। दूसरी चीज़ आपका हक बनता है, SBCA का डिपार्टमेंट 3rd फ्लोर के ऊपर है सिविक सेंटर में, आवाम वहाँ जाए, NOC के हवाले से वेरिफिकेशन करे, लैंड के हवाले से, बिल्डर प्रोजेक्ट के हवाले से मालूमात ले। अगर उन्हें तसल्ली होती है गवर्नमेंट के इदारे से तो वो आएँ और परचेज़ करें। Good morning with Sabi, brought to you by Bin Ehsan Builders and Developers. Good morning with Sabi, brought to you by Bin Ehsan Builders and Developers. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ख़वातीन को आगे प्रेजेंट करते हुए, स्किल्स वुमेंस को, बिजनेस वुमेंस को, एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस को और पावरफुल वुमेन्स को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ, आगे प्रेजेंट करते हुए देखती हूँ, पॉजिटिव इमेज और बीइंग अ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए देखती हूँ। और जब कोई अच्छी बात होती है तो ऑफ कोर्स दिल करता है यार ये मेरी इंस्पिरेशन है और ये मैं इससे इंस्पायर हूँ और ये मेरे लिए मोटिवेशनल पर्सन है और मैं इनकी बात आगे तक डिलीवर करूँगी। और मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं एक मर्द हूँ या औरत हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि उनके पीछे, उनकी सोच के पीछे मेरा पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान की बात आती है ना तो बड़े बड़े नामवर नाम मेरे सामने आ जाते हैं और मेरे लिए सबसे बड़ा नाम मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का नाम है, कायद आज़म की बहन जिन्होंने भरपूर किरदार निभाया अपने भाई को सपोर्ट करने में और पाकिस्तान को आगे बढ़ने में
ख़वातीन को सबसे पहले उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ख़वातीन की तमाम, यानी कि मैं ये कहूँगी लीडर बनी वो तमाम ख़वातीन की, और उन्होंने पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दिया। अब मैं यहाँ देखती हूँ अपने डिफरेंट, आपने देखोगा हमारे पाकिस्तान में 3-4 पार्टीज तो बड़ी सुपर आगे काम कर रही हैं और उसमें भरपूर डिफरेंट वुमेंस भी किरदार निभा रही हैं, और मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरी पूरी बड़े सगीर में एक सुपर लेडी जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, और वो हैं हमारी पाकिस्तान की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। उन्होंने हमारे लिए बीइंग अ पाकिस्तानी हमें बड़ा प्राउड है कि फ़र्स्ट लेडी एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पर, वज़ीर आज़म यहाँ पर जो है प्रेजेंट किया। तो बात करूँगी यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान की डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करती हैं, लेकिन हर पर्सन का ऐसा जो किरदार नहीं होता कि हम अपनी पार्टी में क्या सोच है। ऑफकोर्स किसी ना किसी पार्टी की एक ऐसी सोच, एक ऐसा कुछ स्ट्रेटजी होती है जो आगे प्रेजेंट करनी पड़ती है और वो अट्रैक्ट करती है, तब वो उस पार्टी को ज्वाइन करती है। हमारे दरमियान एक ऐसी लेडी मौजूद है कि उन्होंने बहुत पहले, वो ऑफ कोर्स पार्टी से तो बिलोंग करती थी, डिफरेंट यूथ सेमिनार्स डिफरेंट कंडक्ट करती थी या उन प्रोग्राम में जाती थी, तो उनको एक लगा यार ये पार्टी है, इसकी सोच बहुत अच्छी है, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये दिल में उतर रही है, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये सोच है, और आपको पता है पाकिस्तान मोहम्मद अलामा इकबाल की सोच से क्रिएट हुआ है। ये जो सोच होती है ना, ये इंसान को क्लिक कर जाए ना, तो कहते हैं कि अब मैं इसके साथ ही चलूँगा। तो ये उनको लगा कि यार ये मेरे जो हैं कायद हैं, ये बहुत अच्छी सोच लेके चल रहे हैं, मैं इनके पीछे चलूँगी, ना मैं जान देखूँगी, ना मैं माल देखूँगी, ना मैं दिन देखूँगी, ना मैं रात देखूँगी। यस, उनमें से एक कराची की उभरता हुआ सितारा, कराची का एक नामवर नाम यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान, मैं ये कहूँगी पाकिस्तान में इस वक्त कराची को रिप्रेजेंट करते हुए वुमेन विंग कराची से प्रेसिडेंट पीटीआई फिजा ज़ीशान यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये प्रेसिडेंट बनना और इतना आसान नहीं, और वुमेन को ये बड़ा मुश्किल है। नहीं, ख़वातीन के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपके अज़म जो है जवान होने चाहिए। ख़वातीन अगर किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनती तो वो तहरीकें कामयाब ही नहीं होती। ये दुनिया में हिस्ट्री इस बात की गवाह है। तो जैसे तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा, अगर आप सारी पार्टीज़ में भी मुआजना करें तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन तहरीक इंसाफ की एक्टिव मेंबर्स हैं, और जिस तरीके से वो काम करती हैं, जैसे वो इमरान खान का हरावल दस्ता बन के काम कर रही हैं इस वक्त, वो रिमार्केबल है, उसकी कोई आपको मिसाल कहीं भी नहीं मिलेगी। और ऐसी फैमिलीज़ की ख़वातीन जो जिनको के पहले, इसकी स्पेशल बात यह है कि ऐसी ख़वातीन जिनको के पहले सियासत में आने की घरों से इजाज़त ही नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा नहीं था, उनका कोई विजन नहीं होता था, उधर ख़वातीन की उस तरह रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। यहाँ हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसी ख़वातीन नज़र आएंगी, पढ़े लिखे तबके की ख़वातीन नज़र आएंगी, आपको हर वॉक ऑफ लाइफ से ख़वातीन नज़र आएंगी। वर्कर्स, हमारे यहाँ यही खूबसूरती है, जो वुमेन विंग कराची है, ये भी एक गुलदस्ता है। हर जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के, उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से आई हुई ख़वातीन है। ज़रूरी नहीं हमारी ये कोई ड्राइंग रूम की पार्टी नहीं है कि कोई हम लोग ख़वातीन यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते। हम पूरे के पूरे कराची में जाते हैं, चाहे वो किमाड़ी हो, चाहे वो मंगू पीर का एरिया हो, चाहे वो मलीर हो, चाहे जो हमारे ईस्ट के एरियाज़ हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लियाकताबाद हो, या जहाँ कहीं भी हो, सब जगह से ख़वातीन हमारे विंग में शामिल हैं, और वो अपने एरिया में मसाइल, ख़वातीन के मसाइल को देखती भी हैं, उन्हें हल भी करती हैं, और पॉलिटिकल हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करती हैं। गुड। अच्छा, अभी जैसे कहा कि मैं अभी जलसा देख रही थी जब उनको इमरान खान साहब को गोली लगी और उसके बाद वो दोबारा आए, तो लिटरली जो है ना, जो है फैसल साहब भी रोने लग गए थे माइक पर, और ख़वातीन भी लिटरली रोने लग गई थी। ये कायद से मोहब्बत होती है, ज़ाहिर बात है पार्टी के वो एक सदस्य हैं पूरे, वो एक होलसेल देख रहे हैं, तो दुखी से हो गए थे। और ये बड़ा एक डिज़ास्टर, मुझे बहुत दुख हुआ कि उनको ऑफ कोर्स
मैं हैरान हूँ कि मारने की कोशिश की गई। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तान के हीरो भी हैं वो, एज अ क्रिकेट में वर्ल्ड कप उन्होंने विन किया है, फिर एक पार्टी को लीड करें। तो मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ कि इस तरह हमारे मुल्क का बैड इमेज दूसरे कंट्री को जाता है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मुल्क का बैड इमेज जाना तो एक और बात है। मुल्क आपका, आप यकीन कीजिए, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता उनको, तो आप ये मुल्क एनार्की का बहुत बुरी तरह शिकार हो जाता। पहले ही ये जो गवर्नमेंट है, इसकी वजह से मुल्क दिवालिया होने के दरवाजे पे खड़ा है इस वक्त, जो हालात हैं इस वक्त। लेकिन हम जिस तरह का उन्होंने तो अपनी तरफ से ये असैसिनेशन अटेम्प्ट था, पर उन्होंने तो कर दिया था ना, नियत तो उनकी मारने की थी। वो तो क्योंकि बचाने वाली जात मारने वाली जात से बड़ी होती है, तो उसने बचा लिया अल्लाह पाक ने, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अभी उनकी जरूरत है। हाँ। और उनसे जो मोहब्बत है वो उनके विजन की वजह से है हमें। और वो ये है कि वो जिस तरह से चाहते हैं, वो इंसानों में खुददारी पैदा करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों में। वो चाहते हैं कि जिस तरह, देखिए, हमारे मुल्क को ना हमारे लोगों को बहुत एक प्लान के तहत उनके अंदर से अखलाकियात ख़त्म किए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि आपने अपनी एथिक्स ख़त्म करनी है, आपने अपनी मोरालिटी ख़त्म करनी है। क्यों? ताकि आप सिर्फ भिखारी बने रहे, अमेरिका से मांगते रहे। आप बताएं, हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है? एक चीज़, हमारे मुल्क में क्या गंदम पैदा नहीं होती? क्या चावल नहीं पैदा होते? क्या हमारे मुल्क में फल नहीं लगते? हमारे मुल्क तो माला माल है नेचुरल रिसोर्सेज से। क्यों हम पीछे? एक ऐसा मुल्क जैसे सिंगापुर ले लें आप, और एक दो ऐसी दुबई ले लें आप, क्या फर्क है? एक लीडर का फर्क है। लीडर जहां एक मलेशिया को महातिर मोहम्मद मिले, तो वो कहां से कहां पहुंच गया मलेशिया, एक लीडर से ही फर्क पड़ता है। उसकी वजह से नेशन पे फर्क पड़ता है। पाकिस्तान में फर्क पड़ा किससे? का फर्क पड़ेगा किससे? इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर वापस बनने से पड़ेगा। वो लीडर है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना उनकी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान को जरूरत है। और हमारे इधर मैंने कॉलर है, रेगुलर कॉलर है, या जी। अस्सलाम वालेकुम या। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभी आप? मैं ठीक हूँ जी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहा हूँ। फिजा जिशान साहिबा को मेरा बहुत बहुत सलाम हो। अपार्ट फ्रॉम ऑल पॉलिटिक्स, लेकिन मैं खवातीन के हवाले से बात ये करूंगा। कराची की बेटी जब कोई कराची से लिए आवाज उठाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सभी आप भी माशाल्लाह बहुत काम करती रही है खवातीन के लिए, हर फोरम पे आप लाती हैं जो खवातीन डिप्राइव्ड होती हैं। तो फिजा बहन को मेरा बहुत सलाम हो। फिजा से मेरा एक दो बातें मुझे करनी है। देखिए फिजा, कराची का एक मैं कराची की हद तक, क्योंकि आप यहाँ की विंग की सदर भी हैं, खवातीन के काम भी करती हैं और यकीन अच्छा काम कर रही होगी। लेकिन कराची के जो खवातीन के मसाइल बहुत हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हैं। इनको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो उनके लिए जैसे कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस की अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक तो ये भी है। दूसरा ये कि जो खवातीन हमारी बेचारी काम करना चाहती हैं अपने पर्सनल, तो जैसे आपने लीडरशिप की बात की ना, अगर आप मिसाल देती हैं बांग्लादेश की या आप मिसाल देती हैं कहीं की भी, तो वहां लोगों को एक बहुत ऐसे लोन्स दिए गए खवातीन को जिससे वो छोटे छोटे बिजनेस करके आगे निकलती हैं। तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या प्रोग्राम है? दूसरी बात ये कि जो आपके यहाँ जो खवातीन की ऑर्गेनाइज करने के लिए, खवातीन को एक प्लेटफॉर्म करने के लिए वो क्या जरिया है? और एक बात मैं ये भी कहूंगा कि क्योंकि मेरी बीवी खुद बहुत बड़ी सपोर्टर है पीटीआई की, जितना मैं नहीं हूं, लेकिन मेरी बीवी बहुत सपोर्टर है, तो वो बहुत आप लोगों को सपोर्ट करती है। डेफिनेटली आप लोगों ने एक बहुत रेवोल्यूशन क्रिएट किया है नौजवानों में, खवातीन के अंदर। आप क्या समझते हैं इतना आपके पास स्ट्रेंथ है किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए, क्योंकि आपके 3.5 साल हुकूमत भी आप कर चुके हैं माशाल्लाह से, तो आपने जो कुछ सीखा या अपनी गलतियों का आपने एहसास किया, तो आप फर्दर मोर आपका क्या प्लान, स्पेशली कराची के बारे में आप बताइए, आपके पास क्या प्लान है खवातीन को अब ग्रूम करने के लिए, खवातीन के मसाइल हल करने के लिए? तो ये बात की। वैसे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह ताला आपको मजीद ताकत है और आप इस तरह काम करती रहें, और हमें आप जैसी बहनों की जरूरत है। अच्छा याया, हेलो। जी जी जी। अच्छा, ये आपने अभी कहा कि आपकी मिसेज, ये सरप्राइज आपने अभी हमें दिया है, तो ये बताएं कि आपकी जो मिसेज हैं वो बेसिकली ऑफ कोर्स पीटीआई को पसंद करती हैं, तो आपका तो बड़ा फड्डा होता होगा, आप किसी और पार्टी को पसंद करते हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको इसकी बताल इस तरह देना चाह रहा हूँ, मेरी बीवी फरजाना माशाल्लाह
इसने इसका पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं थी, पीटीआई ने उसको पॉलिटिकल थिंकिंग थी। मैं बिल्कुल डिफरेंट एक सपोज मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, अब तो खैर करता था लेकिन नहीं करता। देखिए ये डेमोक्रेसी एक दूसरे को बर्दाश्त करना। मेरी घर एक मिसाल है, मेरी बीवी बिल्कुल अगेंस्ट चलती है, हमारे चैनल्स पे भी बात हो जाती है, फड्डा भी हो जाता है, लेकिन अब मैं कहता हूँ भाई जो तुम्हारा राइट है तुम देखो। हर एक को अपना राइट होना चाहिए, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। आपकी बीवी आपकी गुलाम तो नहीं है कि जो आपको पावर करेगी जी इस पार्टी में मैं उस पार्टी में रहूं। तो मैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, अल्लाह का शुक्र है, हम वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करती है, लेकिन एक दूसरे की बात को सुनना, एक दूसरे की बात बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। ओके अच्छा, यानी कि ये बड़ी अच्छी बात है। एक दिन होगा फरजाना भाभी, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, एक दिन आप याया को कन्विंस कर लेंगी। अच्छा जी, देखिए कितना अप्रिशिएट कर रहे थे आपको। बहुत शुक्रिया। एक तो मैं बताना चाहती हूँ कि पहले तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट है जिसने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पूरा हमारी गवर्नमेंट में ने प्रोवाइड किया। ये सारा जो एफर्ट था ये, वरना पहले इससे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर थे, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम तो वैसे ही बर्बाद हो गया था। कराची का कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है ये भी इमरान खान के मरून मिन्नत ये दिए गए हैं। उसके बाद और उसी के अंदर खवातीन का बहुत आरामदेह उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन में आगे उनके लिए सीट्स होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज करती हैं। बाकी हमने केसीआर के ऊपर काम किया जो कि नहीं फिलहाल हो सका, उसके ऊपर बड़ी एफर्ट्स, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा मसाइल थे। सभी मैं आपको बताऊं कि जब हमने कराची सर्कुलर रेलवे को रिवाइव करना चाहा तो दरमियान में काफ़ी सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे घर बन गए हुए थे जो उस ट्रैक के ऊपर आ रहे थे। बहुत सारे मसाइल वो वही छोड़ दिया। नहीं, वहाँ छोड़ा नहीं, वो अभी जब आप लोगों की हुकूमत थी, मुझे अच्छी तरह याद है, उस पे काम शेख रशीद साहब, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी उसको कहा था कि इसके ऊपर काम करें और इसको बनाएं। एरियाज में चलनी थी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस इससे कहीं ज्यादा थी कि जो हमारी सोच से भी ज्यादा थी, और वो हमने आगे भी इंशाल्लाह करना है। हमारी गवर्नमेंट आई यहाँ पे एक मसला ये होता है कि 18th अमेंडमेंट के अंडर जो प्रोविंसेस होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं हर चीज के ऊपर। हर जो सेक्टर ऑफ लाइफ है उसके अंदर आपके जो प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज्यादा उनका होल्ड होता है इसके ऊपर, तो उसमें मसाइल आते हैं फेडरल गवर्नमेंट को। हाँ, अगर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, हम हर चीज के जिम्मेदार हैं, फिर हम कर सकते हैं सारा कुछ। तो अभी भी जो कि नहीं भी हो सकता था वो भी किया। यहाँ पे कराची में क्या कहते हैं उसको, इतना सारा काम जो हमारा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था उसके अंडर हम लोगों ने नालों की सफाई कराई। जो इस साल जो सैलाब आने थे वो सैलाब नहीं आए थे उसकी वजह से। उसके बाद हम लोगों ने ये जो केसीआर फिर K4 पानी का प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको हमने करवा दिया था, आगे प्रोसीजर चलवा दिया था। हमारे फ्रेट कॉरिडोर्स हमने स्टार्ट करा है। फायर ब्रिगेड जो इनका काम था वो हमने प्रोवाइड किया। और मजे की बात आपको बताऊं कि बिलावल हाउस में जब आग लगी तो हमारे ही फायर ब्रिगेड गए थे और उन्होंने जाके आग बुझाई। तो लोग आग पे तो वो डालते हैं। अच्छा, नहीं, तेल डालते हैं, हमने पानी डाला। उसके बाद हमारी फ्लाईओवर्स बनाए हमने, तकरीबन सड़कें बनी है कराची में, वो सारा फेडरल के फंड्स के साथ बना था। तो काम बहुत ज़्यादा हो रहा है ख़वातीन के ऊपर। वो जो कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट, तो एहसास प्रोग्राम के अंडर मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को लड़कों से ज़्यादा एक तो यूथ के अंदर भी पार्टिसिपेशन, जाहिर है हाफ से ज्यादा यूथ तो लड़कियां ही हैं, तो उनको भी बहुत आसान किस्तों के ऊपर और उनको बगैर सूद के उनको कारोबार स्टार्ट करने की बहुत से मौके फराहम किए गए और बहुत सारे कारोबार स्टार्ट हो गए थे। इंडस्ट्री मैं कह रही हूँ बूम पे जा रही थी, टेक्सटाइल आपकी इतनी ऊपर जा रही थी, हमारी बम्पर क्रॉप्स यील्ड हुई थी। लेकिन उसके बाद बस जब ये 8 महीने पहले हमसे गवर्नमेंट ले ली गई तो उसके बाद फिर आपको पता ही है आपके सामने क्या क्या कुछ हुआ। ख़वातीन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं आपको बताती हूँ, 2 ऐसे लॉज हैं जो पास हुए। एक तो ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट पास किया गया और दूसरा हमारा वुमन प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी राइट्स का, इनका जो प्रोटेक्शन उनके प्रॉपर्टी राइट का है वो दिया गया। सक्सेशन सर्टिफिकेट बहुत आराम से अब ख़वातीन ले सकती हैं अपना, उनको ऑटोमेटिक मिल जाता है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को बहुत आसानी से मिल जाता है, पहले की नहीं होता था। अच्छा, लॉ ही पास कर दिया, लॉ पास, 2 इंपॉर्टेंट लॉज पास हुए, यानी कि औरतों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे अदालतों के। नहीं,
ICT एक्ट ऑन डिसेबल पर्सन्स के ऊपर, ये 3 लॉज जो हैं ये हमारे पास हुए थे। हालांकि हमें और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, आपको पता है। जरूरी है भाई। अच्छा, दूसरी चीज ये कि 2021 में फिर हमारा एक और कुछ सेक्शंस हैं, मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट है, उसके 2 सेक्शंस में तरमीम की गई। एक सेक्शन था जो हमारा एंटी रेप एक्ट है। एंटी रेप एक्ट जो है उसमें जो ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट होता है उसके अंदर तरमीम की गई और उसको चेंज किया गया। हालांकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें, और उसमें वो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बजटरी एलोकेशंस की ज़रूरत थी। और ये हुआ इसलिए था कि आपको याद है कि एक मोटरवे के ऊपर एक गैंग रेप हुआ था 2021 उसके ऊपर ये ये एक्ट हुआ, इसको फाइनलाइज किया गया। और इसमें लेकिन उसमें मसाइल थोड़े से ये आ रहे थे कि उसमें हम एक एंटी रेप क्राइसिस सेल्स बनने थे, उसके अंदर आपकी जो क्या कहते हैं उसे, प्रोसिक्यूशन के ऊपर हमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स चाहिए थे। फिर विक्टिम और विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए हमें इकदामात करने थे। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो होना था, और ये प्रोसेस के अंदर था, और ये बहुत, मैं कहती हूँ, बड़ी बात है कि इस तरह हुआ। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि हरासमेंट ऑफ वुमन ऑन वर्क प्लेस, हरासमेंट जो खवातीन को वर्क प्लेस पे हरासमेंट होती है उसके अंदर भी तरमीम की गई। उसको भी आगे उसके अंदर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं या होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं उनको भी उस बिल के उसके अंदर ऐड किया गया, तरमीम करके उसमें शामिल किया गया कि उनका भी हक बनता है, और अगर वर्क प्लेस हरासमेंट होती है उसमें वो भी शामिल है। वरना पहले तो घरों में बेचारी खवातीन जो काम करती थी उनको तो कोई वाली वारिस ही नहीं था, कोई नहीं पूछता था। फिर उनकी जो वेजेस हैं उसके बारे में इमरान खान की हुकूमत ने बहुत काम किया खवातीन के ऊपर। हमारे दरमियान एक कॉलर इजाजत है, कॉल लेनी। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, आई थिंक कॉलर शाजिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मैम? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ जी। मैम जी, मैंने बस ये अभी आपका प्रोग्राम देख रही थी और इसमें मुझे फिजा नजर आई जो हमारी प्रेसिडेंट कराची हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, हम सबको साथ लेके चलती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना मैं कॉल करके जरा बात करूं। अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम शाजिया, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं नाज़रीन बता दूं, मुझे अभी भी ऑफ कोर्स मेरे डायरेक्टर अर्श ने बताया कि शाजिया जो हैं वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं और रिप्रेजेंट ऑफ PTI। मैम कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। जी जी, मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और आपके इसके तवज्जो से मैं कहना चाहूंगी कि आप जिस तरीके से खवातीन को सपोर्ट कर रही हैं, बुलाती हैं और उनके काम को दिखाती हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, खवातीन कितना आगे बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा इस मुल्क की तरक्की में डाल रही हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और आप कब तशरीफ ला रही हैं मैम? देखिए आपसे बात करें नेक्स्ट इंशाल्लाह। एनी टाइम, जब आप कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल कर लें हम लाइव, इफ यू डोंट माइंड। ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने खवातीन के लिए, जैसे मैम कुछ बता रही थी, बहुत कुछ उन्होंने बताया, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा कि यार ये बहुत 70 साल की हुकूमत में ये कभी भी ये लॉ पास नहीं हुई है, ये फैसिलिटेशन वुमेन्स को नहीं मिली, तो आपकी नज़र में वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ के कि ये अच्छा हुआ, ये लॉ पास हो गया, ये अब इक़दाम हो गया आपकी हुकूमत में? जी, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी खान साहब को कि जब हमारी जो जायदाद के मामले में खवातीन को हमेशा पीछे रखा जाता था और उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट में जो है हमें बाकायदा तौर पर इसमें हिस्सा मिला, हमें कानूनी तौर पे ये हक मिला कि हम अपना हिस्सा जो है वो हासिल कर सकें। तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। हमारे माशरे के अंदर खातून को उस तरीके से इज्जत नहीं दी जाती थी, इवन ये कि सगे बहन भाइयों की तरफ से भी ये होता था, भाइयों की तरफ से कि नहीं जी इनका क्या है, इन्होंने शादी कर ली, जहेज ले लिया, ठीक है। लेकिन अब ये कानून पास होने की वजह से मैं समझती हूँ कि हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से कानूनी फैसिलिटेट किया गया और हम इसको लेके मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तमाम खवातीन यकीनन जो सुन रही होंगी, जिनको नहीं भी पता होगा, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अब आपको अपने हुकूक हासिल है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है PTI की।
शाजिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ गुड मॉर्निंग विद सभी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, जब अभी आपने कहा मैम फिज़ा, आपने कहा कि लॉ पास हुआ है कि एक औरत का जो राइट है प्रॉपर्टी में उनके हस्बैंड से, ये मुझे अभी शाजिया ने एक और सरप्राइज दी कि अब इसमें ये लॉ यूं है कि ये एक माँ बाप से भी, हाँ, हस्बैंड से तो है ही, जो माँ बाप का भी तरके में बेटी को जाता है वो भी ऑटोमेटिक जाएगा। वो तो अच्छा नहीं, वो एप्लीकेशन पुट अप करेगी या पहले से नहीं वो तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स, ठीक है, वो चला ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, बहुत शानदार। मैं आपको मतलब मैं तो कहती हूँ हमारी कमी है कि हमने वो चीज़ें बताई नहीं पब्लिक को, या बताने में उस तरह कामयाब नहीं हुए जो काम इमरान खान ने किए औरतों ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए। एम्पावरमेंट होती है जब आप ख़वातीन को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो उनका राइट है अल्लाह पाक ने दिया है, उनको इनहेरिटेंस राइट अल्लाह पाक की तरफ से है ना, तो वो राइट जो है अगर उनको देने में कोई हेल्पफुल साबित हो तो ये सबसे बड़ा काम है। और उसके बाद बाकी चीजें आती है ना, उसके बाद बाकी चीजें आती। अभी आपने कहा ना, तो यूँ होता है नाराजगी पैदा हो जाती है अगर कोई बहन जाके कहते जी करूँ, लेकिन अगर ऑटोमेटिकली अगर एक आ रहा है लॉ तो फिर उसको फॉलो करना। हमारे यहाँ तो ना अजीब ही रवायात जो है ना, वो अपनी हम मजहब को वहाँ लेते हैं जहाँ हमें मजहब अच्छा लग रहा होता है। आप यूँ कहना कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा। एग्जैक्टली। हम लोग जहाँ पे ये पता चले कि हाँ बेटियों का राइट है, वहाँ पे वो कहते हैं क्यों, हमने तो जहेज भी दे दिया था, अब हम नहीं देंगे। और खैर है, बेटियां तो कुर्बानी दे देती हैं, चुप रहेंगी, भाइयों के लिए आओगे तो तुम लोगों की ज्यादा इज्जत होगी। अगर तुम लोग अपना इनहेरिटेंस नहीं, अपना राइट नहीं लेते, अपनी जायदाद नहीं लेते, इस तरह की बातें करके औरतों को। लेकिन ये बड़ी बात है कि आपके पीटीआई के जो हैं, ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगी इमरान खान साहब ने ये सोचा, बड़ी बात है। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? जी, मैं कमल बात कर रही हूँ। कमल, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सभी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। और आप जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो आप करती हैं ना, जो उनके राइट्स के लिए जो भी कुछ है, आज भी पीटीआई विमेन विंग्स की जो है प्रेसिडेंट आई हुई हैं, उनको भी मेरा वेलकम। जो आप लेडीज के लिए जो करती हैं ना, मतलब ये रियली अप्रिशिएटेड है। और आपके जो गेस्ट आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली आज की जो डिश है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस मेरी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह आप इसी तरह वर्क करती रहें। आपने कोई मैम फिजा से कोई पीटीआई की जो वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट है, इनसे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अच्छा है, कुछ ना कुछ जहन में चल रहा होता है। क्वेश्चन नहीं है इनके लिए, बस यही है कि ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जो है हमारे पास ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, और आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए सल्यूट है इनको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कमल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक फिजा देखें, अब आपने कहा कि ये लॉ पास हुए, यकीन करें मेरे लिए सरप्राइज है। अब कुछ लोग कहते नहीं, सभी तुम इस सीट पर बैठी हो, कभी ये ना कहो कि मुझे नहीं मालूम। वाई यार, नेचुरली मैं हैरान हूँ अगर मुझे ये चीज़ नहीं मालूम और फिर मेरे और बहुत सारी बहनें उनको नहीं मालूम, तो यार ये इसका मतलब है कि हमने एक अच्छी बात को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया प्रॉपर तरीके से। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने एक अवेयरनेस ड्राइव भी चलाई। हमारी जो मिनिस्टर थी, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स शीरी मजारी, उन्होंने भी बहुत शानदार ज़ाहिर सिलसिले में काम किया। सुपर लेडी है भाई। अच्छा, उसमें उनकी वेबसाइट के ऊपर एक कार्टून है, 5 मिनट्स की एनिमेशन है। हम लोग उसमें ये बताया जाता है कि अगर किसी खातून को स्ट्रीट पे तंग किया जाता है तो उसको उसके लिए प्रोसीजर क्या करना है आम अल्फाज में। हम तो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करके आम औरतों को उनकी समझ नहीं आती। बहुत अच्छे तरीके से वो बताया गया कि अगर आपके साथ घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसके लिए आपने जाके आपने किस तरह थाने में प्रोसीजर करना है, आपने किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, किस तरीके से करनी है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये अगर कोई खुद ही ना करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन अगर कोई करना चाहे और उसको रास्ता ना मिल रहा हो तो ये हमारा काम है कि हम वो अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर आप एक और प्रोग्राम भी कभी कीजिएगा तो हम आप बता सकेंगे कि ख़वातीन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो तो उनको उसके लिए क्या
प्रोसीजर करना चाहिए। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के में कराची में लीगल अवेयरनेस ड्राइव का एहतमाम किया था और उसमें हम खवातीन को बुलाते थे, उनको बताते थे कि अगर आपके, और दूसरा आपके इनहेरिटेंस राइट्स क्या हैं, डोमेस्टिक वायलेंस अगर आपके साथ हो तो क्या आपको उसके लिए आसान तरीका क्या अख्तियार करना है। फिर आपकी निकाह नामा की शिकें जो हैं वो हमारे यहाँ ऐसे होता है बच्चियों पहले काट दी जाती हैं, ठीक है, उसका आपको जो अल्लाह ने आपको राइट्स दिए वो आपको पता होने चाहिए। मैं कोई फेमिनिस्ट औरत नहीं हूँ, मैं नहीं कहती कि औरतें जो हैं वो आदमियों के बराबर हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि जो अल्लाह पाक ने हमें राइट्स दिए हैं वो हमसे ना छीने, क्योंकि वो राइट्स ही इतने ज्यादा हैं कि वो हमें हमारे सुकून की लाइफ देते, शायद आदमियों से ज्यादा ही है। अच्छा, हैरान कुन बात है कि इतना पावरफुल एक मर्द को बनाया, उसके बावजूद हमारे राइट्स खाने के बड़े चक्कर में रहता है, बड़े अफसोस की बात है। मैम मेरे साथ ही हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए, वुमेन विंग को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे साथ ज्वाइन है। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही है। राजा आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बड़े मजेदार गुफ्तगू है फिजा ज़ीशान साहिबा के साथ और रिप्रेजेंट पीटीआई और वुमेन विंग की प्रेसिडेंट इन कराची। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और जी गुड मॉर्निंग विद सभी में आपने देखा होगा बहुत सारी वुमेन्स जो है मेरे प्रोग्राम की गेस्ट बनती है। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है क्योंकि मैं पाकिस्तान का जितना भी जो टैलेंट है मेरा दिल करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, यूथ हो, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हो, स्किल्स वुमेन्स हो, बिजनेस वुमेन्स हो, जहाँ पर भी वो चाहे ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, वो मेरे लिए बड़ा प्राइड है कि वो मेरे मॉर्निंग शो की जीनत बनती हैं। और मैं चाहती हूँ ये टैलेंट जो है पूरी दुनिया में देखा जाए और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज के वर्किंग वुमेन्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, मेरे साथ ऑफ कोर्स शेफ़ मैं बात करूँगी, कुकिंग की बात करती हूँ, हमारी तमाम शेफ़्स हमारे साथ कंडक्ट करती हैं। आप मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन में जब जाते हैं तो बहुत सारी शेफ़्स हैं जो आती हैं और अपनी डिशेस आपके साथ शेयर करती हैं। वो सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, वो एक पीछे बिहाइंड बहुत एफर्ट है। जैसे उस दिन एक लेडी थी, उनकी बेटी राहिला शेफ़ थी, वो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो ऑफ कोर्स एक थैलेसीमिया का शिकार है और मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, मेरे हस्बैंड अब मिल के काम करते हैं। तो यकीन करें मेरा दिल मैं क्या कहूँ कि उनकी स्ट्रगल पे, उनकी हार्ड वर्किंग पे, एक मेहनत से काम करना इतना आसान नहीं होता। शॉर्टकट तो बहुत होते हैं, लेकिन हम ऐसी ख़वातीन को एक थोड़ा सा यूँ तबकी दे देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। उनके माशाल्लाह मदरसों में, स्कूल्स में उनके खाना ऑनलाइन जाता है तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी बन गई हैं। पहले वो बहुत, उनका कॉन्फिडेंस कम था। तो हम चाहते हैं हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं है, हर फील्ड में उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और जी डिश हो गई है रेडी, और चिकन यखनी पुलाव, शेफ़ मरियम डन हो गया? बिल्कुल डन। क्या ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन लग रही है। और खुशबू ने, यकीन करें हमें मैम भी सोच रही थी ये पूरे स्टूडियो में यखनी पुलाव के बहुत खुशबू है माशाल्लाह। अच्छा है ना। और फिर हमें डोर खोलने पड़े थे कि यार ज़रा सा एग्जॉस्ट हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच मरियम। और आप हमारे साथ ही मैम ऑफ कोर्स फिजा साहिबा भी हैं, और देखें ये कितनी ये वुमेन्स विंग की बहुत अच्छी बात है कि ये इस तरह से काम कर रही हैं और ख़वातीन के लिए ये बहुत मतलब कह लें कि बहुत ही एक अच्छा वो है कि किसी ने मतलब इस तरह से हिम्मत की कि इंस्पिरेशन बनती है, हम भी आगे बढ़ के काम करें, इस तरह से है। अच्छा जी, उनकी हिम्मत बांधी हुई है इन्होंने। देखा आपने हिम्मत बांधी है ख़वातीन की। बस आपको भी देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये बहुत अपने पैरों पे खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है और ये करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अब तो माशाल्लाह आप देखेंगे सभी को ज़माना होता था कि या डॉक्टर्स या टीचर्स होती थी, अब तो माशाल्लाह हर प्रोफेशन के अंदर। ये बात मेरी बहन ने सारी बातें करके पहले दो ही फील्ड थी। अच्छा हमारे दरमियान कॉलर है, बात करने इजाजत है मैम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है सभी? कैसी है मैम आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आज आवाज थोड़ी डिस्टर्ब है तो आपको पता नहीं चला होगा मैं बोल कौन रही हूँ। रुखसाना जैदी, और गला खराब लेकिन कॉल कर ली। कैसा लग रहा है प्रोग्राम आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और सभी वैसे ही आप हमेशा जब भी मैं देखती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी खातून को लेकर आती हैं जो कि बहुत बहुत जबरदस्त काम कर रही होती हैं। और किचन का तो आपको बात ही क्या है कि किचन की जो शेफ्स आती हैं
माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि इनको अप्रिशिएट किया करती हैं आप, और इस तरीके से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इनमें, और आगे बढ़ने की वो तरक्की की, आगे की बहुत सारी मंजिलें तय करके फिर इंशाल्लाह जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी तो आपको ही याद करेंगी। हाय हाय हाय। अच्छा ये बताएं, आज मैम पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए, खवातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप कुछ पीटीआई की प्रेसिडेंट मैम फिजा ज़ीशान से कुछ कहना चाहेंगी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, फिजा साहबा से बात करना चाहूंगी। हेलो कीजिए मैम। एक तो ये मैं कहना चाहती थी कि देखिए, मैं तो तमाम ही ख्वातीन जो सियासत में आगे बढ़ती हैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, इसलिए चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, वो घर से निकली, ख्वातीन के लिए निकली, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि देखिए, एक तो होता है शहरों के लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन जो हम लोग के रूरल एरियाज हैं उनमें इतना ज्यादा नहीं किया जाता, तो उनके लिए जैसे कि कोई ऐसी सर्विस नहीं होती है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी या स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी जो उनको पास जाके उनकी मदद की जाए, वरना तो सीधा स्कूल में दाखिल जो बच्चियां कराई जाती हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारी चाहती भी है, उनकी माएँ चाहती है, वालिद नहीं चाहते, तो कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि उन तक पहुंचा जाए कि जो एडमिशन लेना चाहती हैं और जो बहुत मतलब उनकी टैलेंट बहुत है, वो बहुत अच्छा पढ़ सकती है, लेकिन उनको दबा दिया जाता है और वो नहीं आ सकती सामने। कुछ इस किस्म का आप लोग क्यों नहीं करते कि उनके घरों पे जाके उनके पेरेंट्स को, वालिद को समझाया जाए। बात ख्वातीन नहीं चाह रही होती, बात ये नहीं उनकी माएँ नहीं चाह रही होती, तो उन तक पहुंचने का आप लोग ख्वातीन इस सियासत को छोड़ के भी, जैसे आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लीडर काम कर रही हैं, तो क्यों नहीं इन तक भी पहुंचती, तो कुछ ऐसा सिलसिला भी कर लें। थैंक यू सो मच रुखसाना जैदी। यकीन करें ऐसा लग रहा था कि आप ज़बान से नहीं कह रही, आप अंदर से कुछ कह रही हैं कि उनके लिए जिनके साथ आपका कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। यकीन करें मैम, सच कह रही हूँ कि जब ये एक प्रोग्राम नाकाफ़ी आपके साथ, रियली मैं सच कह रही हूँ, आपकी गुफ्तगू हम जब ख़वातीन की प्रॉब्लम्स और उनकी टैलेंट की बात करते चले जाएं तो एक बड़ा डिज़ास्टर हमारे पास है कि अब टैलेंट, अब रूरल एरिया की बात करें या इंटीरियर की बात करें, वहाँ पर एजुकेशन, एक औरत है वो डिलीवरी, अब वो शहर तक आने तक वहाँ डेथ उसकी हो जाती है, हॉस्पिटल्स प्रॉपर तरीके से नहीं है। मैंने खुद वीडियोस में देखा है कि डायरिया से, टाइफाइड से ज़्यादातर डेथ जो है वो बहुत छोटे बच्चों की होती है। अब मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल बेहद अफसोसनाक, क्या तकलीफ दे, दिल खराश ये हकीकत है। और इसके लिए एक मैं अब आपको पता है, पाकिस्तान जो है वो सेकंड हाईएस्ट कंट्री है दुनिया में जहाँ पे बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बच्चे स्कूल्स में सबसे सेकंड हाईएस्ट कंट्री है, सेकंड नंबर पे दुनिया में है जिसके सबसे ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ओए हाय। अच्छा, और जो स्कूल्स भी हैं, स्कूल्स का सिस्टम आई एम वेरी सॉरी टू से सिंध गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे अगर आपने टीचर्स को होते भी, वो महीनों आते ही नहीं है स्कूल के अंदर। अगर स्कूल जाना भी शुरू कर दें बच्चे, तो उधर क्या है, कुछ भी नहीं है, बाथरूम्स नहीं है स्कूल्स में, स्कूल्स की बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा खराब हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने तो बनाए हुए ना, अपना तो पूरा पैसा अपने पास है, अपनी जिंदगी में अयाशियां हो रही हैं हर किस्म की। यहाँ पे अफसोसनाक बात है कि हम क्योंकि जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि हम 18वीं तरमीम के अंडर मजबूर होते हैं कि हम इन चीज़ों को खुद नहीं देख सकते। एजुकेशन भी इनका डिपार्टमेंट होता है सिंध गवर्नमेंट का, अगर वो करेंगे तो फिर होगी चीज़ें, अगर वो नहीं करेंगे, क्योंकि इनके यहाँ तो यही होता है कि आप यकीन कीजिए कि 8वीं पास 6ठी पास तो टीचर्स होते हैं जिन्होंने खुद भी 8वीं और 6ठी तक पढ़ा हुआ होता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तभी तो बाद में आपने देखा है वो जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर चीटिंग हो रही होती है, वो भी खुद करवा रहे होते हैं। यानी कि मैंने कहा ना ये प्रोग्राम ना काफी है, एक बड़ा डिजास्टर है, बहुत बड़ा। वो मुल्क तबाही से उसको कोई नहीं बचा सकता कि जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ को एज अ बिजनेस ले लिया जाए। यहाँ पे एज अ बिजनेस ले लिए गए हैं। यहाँ हमारे कराची के अंदर या बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उनके स्टैंडर्ड जरूर अच्छे हैं, लेकिन क्यों गवर्नमेंट के स्कूल्स के स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है? वजह क्या है इस बात की? आखिर इस पे क्यों नहीं ये लोग काम करते? ये अल्लाह पाक को जवाब दे होंगे, क्योंकि ये लाइफ ये थोड़ी वक्त की है, आगे का जो है ना उसका जवाब तो हुक्मरानों को देना पड़ेगा।
आसान नहीं है उनके लिए आगे का हिसाब, और ये एक एक बच्चा जो है ये इसका हिसाब होगा। और जिस तरह खवातीन की हेल्थ का वहाँ हशर नशर हुआ है वो तो हमें पता है। इमरान खान ने आते ही सबसे पहली बात जो कभी आपको ना नवाज शरीफ के मुंह से सुनने को मिलती ना आपको कि स्टंटेड ग्रोथ हमारे मुल्क में खुराक की कमी की वजह से हमारे बच्चे अगले आने वाली नस्ल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टंटेड ग्रोथ का, नहीं ग्रोथ ही पूरी नहीं होती। अच्छा, और उनकी जब जिस्मानी ग्रोथ नहीं होती तो उनकी ज़हनी ग्रोथ भी नहीं होती। उसके ऊपर ये सारे मसाइल, और वाकई ये प्रोग्राम नाकाफ़ी है क्योंकि ये हम अगर इन पे फोकस करना चाहते हैं, हमें इस पे आवाज़ उठानी है, हम इस पे काम करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों जब सैलाब आए हुए थे, पूरा सिंध तबाह बर्बाद हुआ था, तो हम लोग गए हैं वहाँ जाके, हमने मदद की है। लेकिन आप यकीन करें जाके ना इंसान सोचता है कि यार ये आखिर हमारे पाकिस्तानी बहन भाई है ना, इनका क्या कसूर है कि ये इन जगहों पे पैदा हो। इतने बुरे हाल, कोई एड नहीं फराहम की गई, कुछ भी नहीं, जितना हुआ हमने खुद किया और पाक फौज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यादा सपोर्ट किया। मैम मैंने कहा ना कि यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया मेरे शो का, लेकिन मैं कहूँगी इसको इंशाल्लाह 2 भी कंटिन्यू करेंगे। और जाते जाते 1 मिनट का जो है ये आपके नाजरीन आपको देख रहे हैं, कुछ मैसेज करना चाहे तो प्लीज। श्योर जी, मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि प्लीज़ अब रियलाइज़ कर लें इस बात को कि अगर आपने अब सही का साथ ना दिया तो फिर 70 साल नहीं आएगा दोबारा कोई पाकिस्तान को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। तो खुदारा इस वक्त एहसास कर लें, क्योंकि कल फिर आपके बच्चों को आप क्या जवाब देंगे कि उस वक्त था, हम खड़े हो सकते थे, हम खड़े नहीं हुए। बस यही पैगाम। थैंक यू। क्या बात, आपके पैगाम में ऐसी बात है कि अगर किसी को समझ आ जाए तो बड़ी बात है। और हमने जो है अपने तई भी बहुत कुछ करना है और ख़ुद से सोचना है, क्योंकि वोट एक आवाम का बिल्कुल एक हक ऐसा है कि जिसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा है कि नहीं फिजा जी? बिल्कुल, आवाम ताकत का सरचश्मा अल्लाह पाक की ज़ात के बाद, उनका वोट बहुत है, उनके वोट से ही सारा कुछ होना। ओके, थैंक यू फिजा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज आपने मुझे इंस्पायर कर दिया फर्स्ट मीट विद यू, और पहली बार ये मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी एंड वीनस एचडी टीवी चैनल पर तशरीफ लाएंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि हम गा बगा इंशाल्लाह डिफरेंट तरीके से ख़वातीन की प्रॉब्लम्स को अपने मॉर्निंग शो में डिस्कस करें, हल्के फुल्के अंदाज में, और अवेयर करें वो बातें जो मुझे भी शायद आज पता चली। मुझे बड़ा लगता है कि ये बातें मेरी तमाम ख़वातीन को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा गुड मॉर्निंग विद सभी ख़वातीन सुबह देखती हैं और हमें चाहिए हम अपने पॉजिटिव इमेज को आगे लेके चले जाएं। बिल्कुल, बहुत मज़ा है आपके साथ भी, और अल्लाह पाक आपको और तौफीक दे कि आप अच्छी चीज़ को, अच्छी लोगों को, अच्छी ख़वातीन को आगे प्रमोट करें। क्या बात है, खुश यानी कि ये कहूँगी खुशी हुई आपसे मिलके, खुशी हुई, और वाकई में खुश रहें, आबाद रहें आप भी। अच्छा जी, बहुत सारी ख़वातीन मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है, और आज मेरी एक लिस्ट में मेरी मैम फिजा भी शामिल हो गई हैं, और खुशबख्श शुजात MQM से थी, अब वो PTI को ज्वाइन करिए, सरप्राइज़। और मैम का जो एक्सेंट है वो तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, तो अक्सर वो मुझे कहती है सभी मैं तुम्हें देख रही हूँ, बहुत अच्छा बोलने लगी हो, तो उनके ये वर्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बस बात अच्छी और बुरी की क्या कहूँ कि ये होता है कि कभी कभी हम कुछ लोगों के साथ उनकी पॉजिटिव वेव्स हैं वो हमें अट्रैक्ट कर जाती हैं, और हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने को, उनसे उन जैसा कहने को, उन जैसा वो कैसे बैठती हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी पॉजिटिव इमेज है वो एक ऑरा बना लेती हैं। तो लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह, और आप मेरी दुआओं में हैं, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन स्पेशल पैकेज ज़रूर देखिएगा, बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का कन्वेंशन लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। डीलरों को बता सकें अपने प्रोजेक्ट के बारे में, बेनहसान के बारे में, टाउन प्लानिंग के हवाले से, ताकि ये अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मुतमईन कर सकें। क्योंकि डीलर्स का और बिल्डर का एक मजबूत रिश्ता होता है, क्लाइंट्स और एक डीलर उनका एक मजबूत रिश्ता होता है। तो जितनी अच्छी ये हमारी कैंपेन होगी उतना अच्छा हमारे डीलर्स
और हम लोग चल सकेंगे। बिल्डर्स के हवाले से भी मुश्किल है कि इस वक्त जो डेवलपमेंट की कॉस्ट चल रही है वो काफ़ी एक्सपेंसिव जा रही है, लेकिन जहाँ तक हमसे हो सकता है कि हम डेवलपमेंट करके लोगों को आसानी से आसानी दे सकें, कम से कम रेट पे हम प्लॉट फराम कर सकें। जब बिन एहसान ग्रीन सिटी की हमने बुनियाद रखी थी तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था, तो उस वक्त बहुत नेगेटिव हम पे बातें हुई थी कि 2,40,000 का ये दे सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अरसा हमने इसको डेवलप किया और जो 2,40,000 का प्लॉट था उसको 20 लाख पे पहुंचाया। ये लोगों का एतमाद, ये सारी चीज़ें, ये टीम वर्क, ये बिन एहसान की खुशनसीबी है। ये ओवरसीज़ ब्लॉक हमने निकाला बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 में। ये 20 लाख का प्लॉट है, जो 20 लाख का प्लॉट हम कैश पे 12 लाख रुपए का दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जैसे हमने 2 साल पहले 7.5 लाख का प्लॉट 2,40,000 का दिया, बिल्कुल इसी तरीके से कि आज 20 लाख का प्लॉट हम 12 लाख रुपए का दे रहे हैं। लोग आएँ, उनको देखें, चीज़ों को देखें, विजिट करें और अपने प्लॉट को खुद पसंद करके अपनी डेवलपमेंट का इख्तियार करें। सबसे पहले तो आज आईजी मार्केटिंग का हम तहे दिल से ममनून और मुतशक्किर हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी कराची के डीलर्स की महफिल सजाई और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अटेंडेंट्स भरपूर तादाद में लोगों ने दिलचस्पी ज़ाहिर की। और चूँकि इसकी बहुत बड़ी वजूहत ये है कि तमाम डीलर्स जितने भी तकरीबन यहाँ पर आए उन्होंने ख़ुद विज़िट किया है, चीज़ों को देखा, दिलचस्पी ज़ाहिर की। इस वजह से यहाँ इनकी शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि इनको बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर पे एतमाद है। जैसा कि हमारे फ़वाद भाई ने बताया, इस वक्त कराची में हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं और 2 गवादर में। अल्हम्दुलिल्लाह 3 प्रोजेक्ट्स कराची में, उसमें जैसे 2,40,000 का प्लॉट आज जो 20 लाख रुपए का हो गया है। 2 साल के अंदर हमने अलॉटीज़ को, लोगों को हमने एतमाद ये दिया कि हम पहले डेवलपमेंट करेंगे, चार्जेस बाद में लेंगे, यानी ज़मीन आपकी और डेवलपमेंट हम करेंगे। इसी तरह हमारा एक ह्यूज प्रोजेक्ट है जो बिन एहसान ग्रीन वैली के नाम से, जो एग्ज़िट 9 पे, इंटरचेंज 9 पे है, उस पर भी हम इंशाल्लाह हमारा रेट 5,95,000 है। इंशाल्लाह इसको भी 2 साल में हम पोजीशन देंगे। प्रोजेक्ट तो बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे जो है काम हो जाते हैं। हमारा जो बेसिक मकसद था इस इवेंट को करने का और इस किस्म की जो दूसरा इवेंट हमने तकरीबन पिछले हफ्ते हैदराबाद में किया, उसका बेसिक मकसद ये था ताकि जो हमारे स्टेट ब्रोकर हजरात हैं, जिनको हम प्रॉपर्टी एजेंट के नाम से जानते हैं, वो कहीं पीछे रह गए हैं। आजकल के हालात के हिसाब से बहुत हालात ख़राब हैं माश के मामला, तो वो जो है अभी ज़रिया माश कमाने में उनको मुश्किलात का सामना है मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स होते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा समझा जाता था कि वो मार्केटिंग कंपनीज ही बेचती हैं, लेकिन अब हम इस ट्रेंड को चेंज करने जा रहे हैं। हमने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। करने जा नहीं रहे, हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्राउड देखा भी जी माशाल्लाह से। सर, आप विटनेस हैं और वीनस HD TV जो है वो विटनेस है इस बात का कि लास्ट टाइम तकरीबन कोई महीने पहले हम एक टॉक शो के अंदर आपके साथ बैठे हुए थे। उधर एक बिल्डर हैं मशहूर ज़माना कराची के बड़े मशहूर और रिलायबल गौहर साहब, वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पर हमें ऑन रिकॉर्ड, जिसमें आपकी वीनस HD की जो आवाम है, वो जो भी व्यूवर्स हैं, वो गवाह हैं इस बात की कि उन्होंने वहाँ पर हमें ऑन स्पॉट हमें वादा किया कि स्टेट एजेंट्स के लिए वो खुसूसी पैकेजेस देंगे। फिर उसके बाद बिन एहसान वाले फ़हाद साहब, फैसल साहब, इन्होंने जो है कमिटमेंट की हमारे साथ और उन्होंने इसको एक स्टेप फर्दर किया। ये एक प्रॉपर्टी कन्वेंशन डीलर्स के लिए किया गया, वरना पहले इस किस्म के जो प्रोग्राम होते थे उनका इनेकाद सिर्फ और सिर्फ होता था मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए। मगर आज जो आप देख रहे हैं, आज इधर मार्केटिंग कंपनीज भी मौजूद हैं, यहाँ पर बिल्डर प्रोजेक्ट के ओनर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक आम गली मोहल्ले में छोटा ब्रोकर जो है, जो एक घर किराए पे देता है या एक प्लॉट किसी को दिलाता है, स्टेट में बराबर पे लाके खड़ा करना है, क्योंकि हमारा मकसद ही उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। तो हमने किया कि जिसके अंदर जो हुकूमती इदारे थे वो नहीं कर पाए, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता था, फिर हम आगे आए और हमने इसमें किया। इसमें हमें मदद जो है वो आपके इस कैमरे की, इस माइक की थी, वो हमें मिला। किसी भी प्रोजेक्ट को जो हमारे प्लेटफॉर्म से राउंड होगा, जिसको हम इंडोर्स करेंगे, वो प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली हम खुद
थॉरो उसको जो है वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे मरासिम आप जानते हैं कि वो डायरेक्टली होते हैं उनके तक, एक आम आदमी जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, रसाई नहीं है उसकी। तो हमारी है, हम वो रसाई करके हम एक बीच में एक बॉडी बनने को तैयार हैं, हम बॉडी बनेंगे और हम बताएंगे कि जी ये ओके प्रोजेक्ट है, आप इधर आएँ। और ये तमाम एनओसीज हमने देख ली हैं, आप भी देखें, इसको विटनेस करें और इसको वेरीफाई करें। तो हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और कराची शहर के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो इस वक्त खराबी है वो इंशाल्लाह आपको बेहतरी में नज़र आएगी कल से। थैंक यू जानसेब भाई। और ये जो रियल एस्टेट में जो इलाक़ाई सतह पे जो रियल एस्टेट्स का काम करते हैं उनके लिए खुशाइन बड़ी न्यूज़ है कि जिस तरह सिंध एसोसिएशन है और जो पाकिस्तान एसोसिएशन है स्टेट बिल्डर्स की, तो वो वहाँ पे उन लोगों के लिए एक अच्छे मौक़े और अच्छे मराहिल लेके आ रहे हैं कि जो अपने बिज़नेस को, अपने काम को इन्हेंस कर सकते हैं। बिन एहसान M9 सुपर हाईवे का एक बेहतरीन मिसाली प्रोजेक्ट है और आप कराची के शहरियों को वो बुनियादी सहूलियत देने जा रहे हैं जो बहरिया टाउन ने प्रोवाइड किए हैं। बहरिया टाउन के जो डेवलपर हैं राना इश्तियाक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिन एहसान के भी डेवलपर हैं। और बिन एहसान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अभी बिल्डर ने डेवलपिंग चार्जेस नहीं लिए हैं और डेवलपिंग वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये M9 की बहुत मिसाली सोसाइटी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं एज ए स्टेट एजेंट जो है वो बात करता हूँ कभी भी बिल्डर से, तो सबसे पहले मैं जो है वो उनके लैंड का टाइटल मालूम करता हूँ कि उनके लैंड का टाइटल क्या है। उसके बाद उनकी एनओसीज़ उनके पास हैं या नहीं है, उनकी कितने एकड़ पे सोसाइटी है और कितने एकड़ की उन्होंने एनओसी ले रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिन एहसान जो है वो SBCA से उन्होंने एनओसी ले ली है, लैंड उनकी क्लियर है। तो कराची के शहरियों के लिए एक मिसाली और सबसे बड़ी चीज़ बहुत लो बजट के अंदर है। इस वक्त जो है वो कैश के ऊपर 6,95,000 रुपये का प्लॉट बिन एहसान आपको मिल रहा है और इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं तो 12.5 लाख रुपए का प्लॉट है। बहुत मिनिमम कीमत है और ये प्राइस बढ़ने जा रहे हैं, इसलिए कि बिन एहसान की मांग बढ़ती जा रही है। डीलर जो है वो डीलरशिप हासिल कर रहे हैं पूरी कराची के हमसे और इंशाल्लाह ताला बहुत अनकरीब देखेंगे इसके बहुत बेहतरीन रेट डेवलप हो। हमारी 27 इलाकाई एसोसिएशन है और हम हर जगह रहनुमाई के लिए अपने क्लाइंट्स और अपनी आवाम के लिए मौजूद रहते हैं। हमारा काम मरकज़ी सेक्रेटेरिएट तारिक रोड पर है, वहाँ पे भी लोग मालूमात के लिए आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं पिछले हफ्ते हैदराबाद के कन्वेंशन में गया तो वहाँ के स्टेट एजेंट को मैं नहीं जानता मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास आए और उन्होंने ये बात बड़ी अथेंटिक होकर कही, बड़े जज्बे से कही कि नदीम शेख साहब खड़े हुए तो इसका मतलब प्रोजेक्ट क्लियर है। तो ये बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए। और मुझे कई बिल्डर्स ने अप्रोच किया मगर मैं कभी नहीं खड़ा हुआ बिल्डर के साथ। मैंने ओरिजिनल फ़ाइल चेक की, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तमाम एनओसीज़ चेक की, उसके बाद आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो बिन एहसान के लिए मैं कहूँगा आप आँख बंद कर प्रोजेक्ट पर एतमाद करें। दूसरी चीज़ आपका हक बनता है, SBCA का डिपार्टमेंट 3rd फ्लोर के ऊपर है सिविक सेंटर में, आवाम वहाँ जाए, एनओसी के हवाले से वेरिफिकेशन करे, लैंड के हवाले से, बिल्डर प्रोजेक्ट के हवाले से मालूमात ले। अगर उन्हें तसल्ली होती है गवर्नमेंट के इदारे से तो वो आएँ और परचेज़ करें। Good morning with Sabi, brought to you by Bin Ehsan Builders and Developers.